ट्रांसमिशन में खुशामदीद नाजरीन। अब से 10 घंटे बाद पोलिंग का वक्त शुरू हो जाएगा। आप सबने घर से निकलना है और अपना वोट कास्ट करना है। कल सुबह 8 बजे से 5 बजे तक आप वोट कास्ट कर सकते हैं। अपना शनाख्ती कार्ड आपने लेके जाना है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है मगर ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपके पास मौजूद है तो वो भी आप ले जा सकते हैं और अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। हमारे साथ 7 बजे से 8 बजे तक तहरीक इंसाफ के रहनुमा गौहर खान साहब मौजूद थे। फिर उसके बाद 8 बजे से 9 बजे तक हमारे साथ नून लीग से शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, साबिक वज़ीर आज़म। और अब हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मौजूद होंगे। हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। हामिद मीर साहब, सुहेल बड़ाई साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, शहजाद इकबाल साहब, मेमल सरफराज साहिबा और सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, अभी तक हमारी जितनी गुफ्तगू हुई है तकरीबन शहबाज शरीफ साहब ने कमिट किया कि वज़ीर आज़म होंगे नवाज शरीफ साहब, मगर फिर कहा गया अगर सिंपल मेजॉरिटी आई तो वो होंगे, वरना फिर कोलिशन पार्टनर्स के साथ डिसाइड करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब ने ही होना है वज़ीर आज़म अगर नून लीग ने जीतना है, या आपको मुश्किल लग रहा है? देखिए, अगर तो मुस्लिम लीग नून को सिंपल मेजॉरिटी मिल गई तो फिर तो ज़्यादा चांस नवाज शरीफ साहब का ही है। लेकिन अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती तो इसका मतलब ये है कि फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो सियासी बैसाखियों के सहारे एक मखलूत हुकूमत बनाएगी जो कि इतनी बाख्तियार नहीं होगी। और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का पहले से एक तजुर्बा है, उन्होंने 1.5 साल तक एक मखलूत हुकूमत चलाई, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को ये टास्क दिया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं वो बड़े वाज़ेह तौर पे बार बार ये कह चुके हैं कि मैं नवाज़ शरीफ साहब के साथ नहीं चल सकता, और चौथी दफ़ा वो वज़ीर आज़म क्यों बनना चाहते हैं। तो उन्होंने टारगेट किया हुआ है नवाज़ शरीफ साहब को, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के बारे में वो इतना ज़्यादा सख्त उनका रवैया नहीं है। तो इसलिए अगर मुस्लिम लीग नून को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती तो उनकी कोशिश होगी कि पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलें, और पीपल्स पार्टी लगता यह है कि उस सूरत में साथ चलेगी कि अगर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म नहीं होंगे। और इससे भी जो ज़्यादा जो मुझे अहम बात लग रही है वो ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी के पास भी 50-60 सीटें होंगी और बाकी जो पार्टियां हैं उनके पास भी थोड़ी थोड़ी सीटें होगी। तो पीपल्स पार्टी की जो पहली तरजीह होगी वो ये होगी कि छोटी पार्टियों के साथ मिल के मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बनाने से रोका जाए। तो अगर वो ऐसा ना कर सके तो फिर शायद वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत। ये बड़ी आप बात है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के सामने हम ये सवाल भी रखेंगे जो हामिद मीर साहब नुक्ता उठा रहे हैं। सुहेल बड़ाई साहब, ज़ाहिर बिलावल ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की, सबसे बड़ी कैंपेन उनकी तरफ से की गई। इतना फ़ायदा हो सकता है कि जो भी हुकूमत बने वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ना बने? नहीं, पहले तो यही अंदाजे लगाए जा रहे थे कि देयर विल बी ए कोलिशन गवर्नमेंट, और जिसमें शायद माजी की तरह पीडीएम की पार्टी जो है वो शामिल होंगी। लेकिन अब नून लीग ने जो मामलात तय किए हुए हैं या उनके जो मामलात तय हैं उसमें प्राइवेटाइजेशन है, उसमें SIFC को एक्सेप्ट करना है, ये सारी चीज़ें शायद पीपल्स पार्टी के मंशूर के बहुत सारी चीज़ें ख़िलाफ़ हैं और उनका इस नए एजेंडे के साथ शायद चलना मुमकिन ना हो। और नवाज़ शरीफ का भी और शहबाज शरीफ का ख्याल ये था कि हम इस दफ़ा पीपल्स पार्टी से कोलिशन नहीं बनाना चाहते, हमें सिंपल मेजॉरिटी अगर मिली तो हम अलग से हुकूमत अपनी बनाएंगे, और ताकि हम अपने एजेंडे में, पिछली दफ़ा हमें बड़ी मुश्किलात पेश आई हैं PDM में, तो वो हम मुश्किलात फेस नहीं करना चाहते। और वो बहुत उन्होंने ये इसीलिए कोशिश की कैंडिडेट्स पे, वर्किंग पे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने अच्छे मामलात करने में कि उनको सिंपल मेजॉरिटी मिले। और मुझे ये लगता है कि अब तक की उनकी जो चीज़ें हैं, अगर कोई सरप्राइज़ ना हुआ, 60% से ऊपर वोटिंग ना हुई, तो फिर मुझे लगता है कि नवाज़ शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे और बिलावल जो हैं वो लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन होंगे। और आगे मुझे ये लगता है कि फिर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी जो हैं वो मुस्तकबिल में मुझे साथ चलती हुई नज़र आती है। साथ चलती नज़र आती है। मगर आपने आर्टिकल में लिखा है मुक़्तदरा का बार बार जो माइंडसेट है वो बदलता रहा है, तो आपके ख्याल में इस दफ़ा जब बदला तो थोड़ा लेट बदला? जी, पहले तो वो ये समझते थे कि नवाज़ शरीफ की जो पार्टी है, शुरू में जिस तरह का रिस्पांस आया था उससे ये लगता था कि 60-70 सीटें लेंगे। और आपको याद होगा कि उस ज़माने में ये चीज़ आम थी कि स्प्लिट मैंडेट होगा और मखलूत हुकूमत होगी, सदर आसिफ ज़रदारी होंगे, नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन बाद में एक तो नून ने इसमें जो है वो एतराज़ात किए इस चीज़ में,
और दूसरी तरफ नून ने आहिस्ता आहिस्ता जो कहते हैं ना कि दवाई ज़्यादा डल गई, और उसके बाद जब तोप से गोला निकल जाए तो फिर वो निकल गया था। उस वक्त उन्होंने सारे मामलात अपने ठीक कर लिए हुए हैं पंजाब में, मास पाए कि कोई अनहोना वाक़या ना हो जाए। तो वो ये समझते हैं कि हम बड़े कंफर्टेबली सिंपल मेजॉरिटी लेंगे और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। बल्कि वो तो ये चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वजारत आला भी मरियम को मिले। क्या इसमें कामयाब होंगे या नहीं, ये तो खैर ज़ाहिर है 8 फरवरी का रिजल्ट ही बताएगा। बाकी पैनलिस्ट से भी हम बात करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अग्रेसिव और सबसे अगर तवील किसी की कैंपेन थी तो वो आपकी थी। पूरे तमाम पैनलिस्ट का इस बात पर इत्तेफाक है कि बहुत अच्छी और एक लंबी कैंपेन आपकी तरफ से की गई। अब दायरे नून लीग दावेदार है कि वो हुकूमत बनाएंगे, सिंपल मेजॉरिटी की कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती तो फिर कोalition पार्टनर्स के साथ मिलकर फैसला करेंगे कौन वजीर आजम होगा, वरना हमारे उम्मीदवार नवाज शरीफ साहब हैं। अब हामिद मीर साहब की राय है कि पीपल्स पार्टी भी कोशिश करेगी, आप खुद भी कह चुके अपनी तकारीर में कि इंडिपेंडेंस के साथ हम कोशिश करेंगे कि माइनस नून लीग पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी एक ऐसी हुकूमत बनाने की जिसमें बहुत सारे कोalition पार्टनर्स हों और आज़ाद उम्मीदवार भी हों। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया शाहजेब भाई, और आपके साथ जो भी बैठते हैं, मुझे मालूम नहीं है कि कौन कौन बैठे हैं। मैं आपको बता देता हूं, हामिद मीर साहब हैं, सुहेल वड़ाई साहब हैं, बेनज़ीर शाह साहिबा हैं, शहजाद इकबाल साहब हैं, मेमन सरफराज साहिबा हैं और सलीम साफी साहब हैं। वाह माशाल्लाह, इतना कॉम्प्रहेंसिव आपका पैनल है। आप सबको मेरा सलाम। जैसे कि आपको मालूम है, एक तो कैंपेनिंग खत्म हुआ है, तो कैंपेन के लिहाज से या वोट का अपील करने के लिहाज से मैं उन चीज़ों पे तो कोशिश करूंगा कि बात ना करूं। बाकी आपको मालूम है कि मैंने तो नून लीग को ये इनविटेशन दी कि जो वजीर आज़म के नामजद उम्मीदवार हैं उनके दरमियान एक डिबेट हो जाए। वो नहीं हो सका तो एटलीस्ट कम से कम मैं अपने आप को आपके सामने और अपनी तमाम टीम के सामने पेश करता हूं कि जो भी आपने सवाल या अपने व्यूअर्स ने सवाल करना है। पहला सवाल ये कि आप टारगेट क्या कर रहे हैं कल के दिन? जाहिर है जो कैंपेन हो गई टारगेट यही होगा कि हम हुकूमत बनाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत हो। इस वक्त सख्त जरूरत है कि हम इस नफरत तकसीम की सियासत को दफन करें, आगे बढ़े, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कायम करें, पाकिस्तान को जमहूरी, मुआशी और बाकी जो तमाम बहरान है सिक्योरिटी के लिहाज से, दहशतगर्दी, मौसमी तब्दीली, इनका मिलकर मुकाबला करे। कल का इंतजार है कि पाकिस्तान के अवाम अपना फैसला सुनाए। इट्स ऑल ऑन डिपेंड्स ऑन द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि जब वो कल बाहर निकलते हैं वो किसको अक्सरियत दिलवाते हैं और किसका हुकूमत बनता है। ये बड़ी अहम बात है और हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपसे सवाल करेंगे। मुझसे मेमन सरफराज ने कहा था कि इस दफ़ा जब सवाल शुरू होंगे तो लेडीज फर्स्ट होना चाहिए, इसलिए बेनज़ीर शाह साहिबा बिल्कुल सही, हर दफा लेडीज मेमन ने कहा था, लेकिन बेनज़ीर शाह साहिबा पहले सवाल पूछेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप हुकूमत बनाते हैं तो आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा का उस पर आप क्या देखते हैं कि किस किस्म का ओहदा उनके पास होगा या उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? और आपको तो बहुत अच्छा सवाल है। वैसे आसिफा बीबी ने इस कैंपेन में बहुत अच्छा एक मुस्बत किरदार अदा की है, और जहां मैं ना जा सकूं तो वह जा सका तो वहाँ आसिफा बीबी गई है। बड़े अच्छे रैलीज और जलसे जुलूस की क़यादत की है। जहां तक हुकूमत में कोई रोल या ऐसा कुछ किरदार, आई थिंक आसिफा बीबी खुद ये इस बात ये नहीं चाहती है कि उसको कोई हुकूमत का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। बट आई वुड डेफिनेटली, अगर मैं हुकूमत बना रहा हूँ तो आसिफा बीबी का बहुत एक्सपीरियंस है। वो पोलियो का मुकाबले करने का जो मुहिम है उसके रोटरी इंटरनेशनल के साथ आसिफा बीबी हमारा नुमाइंदा होती थी। बाकी बहुत से टॉपिक्स है जिस पे आसिफा बीबी दिलचस्पी लेती है। जहाँ तक शी इज बीन एजुकेटेड इन पब्लिक हेल्थ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी आई थिंक बिलीव मास्टर डिग्री इज इन दैट, तो मैं जरूर आसिफा बीबी की मदद लूंगी। एज फार एज एन एक्चुअल ओहदा वो तो बाद में आपस में बात करके फैसले करेंगे। ये बड़ी अहम बात है। दूसरा सवाल भी हमारी खातून पैनलिस्ट मेमन सरफराज साहिबा करेंगी। जी
जी मैम हेलो, मेरा ये आपसे सवाल है बिलावल भुट्टो साहब कि आपके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने लैंड रिफॉर्म्स शुरू किए थे इस मुल्क में, और जब उनके बाद जब ज़ियाउल हक जो है उन्होंने ज़िया ने उसको ओवरटर्न कर दिया, यानी कि उन्होंने ख़त्म कर दिया था उस चीज़ को। तो अगर आपकी पार्टी की अब जो है वो दोबारा ये इरादा करे कि वो लैंड रिफॉर्म्स करेंगे, तो दो सवाल है उसमें। एक है कि आप लिमिट क्या रखेंगे, और दूसरा अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लैंड को तो वो कितना आप करेंगे फैमिली में? आपका एक बहुत अच्छा सवाल है मैमल, एंड आई थिंक यू highlighted a very important issue. There's no question about the fact that इस वक्त जो assets है, जो rights है, जो distribution है हमारे मुल्क में, it's not a fair distribution. जहाँ तक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त लैंड रिफॉर्म्स थे, वो उस दौर के मुताबिक और उस सोच के मुताबिक थे। मेरा अपना मंशूर में, मेरे अवामी मुआशी मुआहिदा में, और मेरे यहाँ सिंध में ऐसे कोई मंसूबे बेकाम किए हैं, और मेरा मंशूर में कुछ मंसूबे के जिक्र है, जो कि अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लैंड रिफॉर्म्स की तरह नहीं है, लेकिन वो अपनी तौर पे एक नया दौर के मुताबिक जरूर लैंड रिफॉर्म्स है। जहाँ तक सिंध में हमारा मंसूबा का मैं एक दो का जिक्र करूँ, एक तो जो मैंने सैलाब मुतासरीन के लिए ये 20 लाख घर जो मैं बना रहा हूँ, उसके साथ साथ हम मालिकाना हुकूक दिलवा रहे हैं, और वो भी उन घर में जो रहने वाले खवातीन हैं उनको हम वो मालिकाना हुकूक दे रहे हैं। दिस इज द सिंगल लार्जेस्ट एसेट ट्रांसफर सिंस द टाइम ऑफ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड हिज लैंड रिफॉर्म्स। तो इन एंड ऑफ इटसेल्फ इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। साथ साथ मैं अपने मंशूर में वादा कर रहा हूँ कि इसी मॉडल को फॉलो करते हुए हम पूरा पाकिस्तान में 30 लाख घर इसी तरीके से बनाएंगे, वहां भी मालिकाना हुकूक दिलवाएंगे। ये इससे भी ज्यादा फिर एक लैंड ट्रांसफर, एसेट ट्रांसफर का सिलसिला होगा, और जो ओनरशिप्स है, लैंड ओनरशिप है, उसमें बहुत इजाफा होगा। एक और मंसूबा जो इसके साथ हम करेंगे, वो जो कच्ची आबादियां हैं, मुल्क भर में कच्ची आबादियां मौजूद है, उनको हम चाहेंगे कि हम रेगुलराइज करें, और वहां के रहने वालों को भी हम मालिकाना हुकूक दिलवा दें। वो भी लैंड ओनरशिप में इजाफा होगा, और एक किस्म का लैंड रिफॉर्म होगा। जो हमारा सिंध के कच्चे के इलाके हैं, आई एम श्योर के बाकी मुल्क में जो कच्चे के इलाके पे इस पे हम गौर कर सकते हैं, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो और जो उसका कॉन्सिक्वेंसेस सबके सामने है, मगर जो रूट कॉज है उस इशू का, वो गुर्बत का, वो पासमानदगी का, उसका हल निकालने के लिए हम वहाँ के अवाम को कहेंगे कि ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मौजूद है, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज छोड़े, अपना वेपन्स को सरेंडर करे, और वो सोसाइटी में इंटीग्रेट हो एक इन अ पॉजिटिव वे। उसके लिए भी हम उनके जो घर के औरतें हैं उनको मालिकाना हुकूक उधर उस कच्चा में जमीन का देना चाहेंगे, ताकि वो अपने पॉजिटिव तरीके से अपना कमाई कमा सके और हमारा मीशत में अपना किरदार अदा कर सके, अपना रोल अदा कर सके। So what I'm not only proposing is a substantial asset transfer come a land reform across the country, but also linking a women's empowerment, which as you know is an equally important issue. और बिलावल साहब, जब आपने कैंपेन की है, जाहिर है उसमें ज़्यादा आपका जो क्रिटिसिज्म था वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से था कि तासुर दुरुस्त है कि आपका प्रेफरेंस या कंफर्ट लेवल अगर आपको कोलिशन करना पड़ता है नून लीग के साथ, तो शहबाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादा होगा बामुकाबला नवाज शरीफ साहब के साथ? जहाँ तक आपने तनकीद की बात की, ऑब्वियसली जब आप इलेक्शन मुहिम चलाते हो तो आप एक दूसरे की तारीफें तो नहीं करते हैं, आप जो एक दूसरे के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको हाईलाइट करते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि अगर मैं कहूँ कि मियाँ साहब ने अपना ही नजरिया छोड़कर, अपना ही फिलॉसफी छोड़कर, अपना बयानिया छोड़कर उन चीज़ों पर अगर मैं तनकीद कर रहा हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि दिस इज अ पर्टिकुलरली partisan view. As far as Mia Saab and Shehbaz Sharif is concerned, मेरा तो एक वर्किंग रिलेशनशिप रहा है शहबाज शरीफ साहब के साथ। मैं 16 महीने उसका कैबिनेट का, so I was in his cabinet, we had a good working relationship, और उस किस्म का रैपोर ऑब्वियसली मैंने मियाँ साहब के साथ पैदा नहीं किया है। मगर as far as the future is concerned,
for me, under the current circumstances, with the Noon League continuing with the same old politics, मेरे लिए तो नामुमकिन है कि मैं या मियां साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो कि मैं इनका हुकूमत में हिस्सा ले लूं। हामिद साहब जी, बिलावल साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने पिछले दिनों जो इलेक्शन कैंपेन में जलसों में जो स्पीचेस की, तो उसमें एक पॉइंट बड़ा अहम था जिसमें आप ये कह रहे थे कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो आप तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रहा कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है ये इसलिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं उसमें इमरान खान भी शामिल है, उसमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल है, परवेज़ लाई भी है, और भी बहुत से PTI के जो फॉर्मर पार्लियामेंटेरियंस हैं वो जेलों में हैं। तो यही मेरे ख्याल से पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। तो क्या आपके ख्याल में जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, अगर आप बनते हैं, तो क्या आप इतने पावरफुल होंगे, कोई आपको ये अलाउ करेगा कि आप इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करें? जहाँ तक जो मैं बात कर रहा था वो एक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना तारीख दोहरा रहा था कि हमने किसी दौर में कोई सियासी कैदी नहीं रखा। चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर हो तो पहले दिन पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यही ऑर्डर जारी की कि सियासी कैदियों को रहा करो। जब सदर ज़रदारी सदर बने और उससे पहले भी जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म को ओहदा संभाला तो उसने आते हुए यही ऑर्डर निकाला था कि जो उस वक्त सियासी कैदी थे उनमें जज साहिबान भी सियासी कैदी थे, उनको रिहा किए हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख ये है कि हम सियासी इंतकाम नहीं लेते, सियासी कैदी नहीं रखते। जो मैं अपनी तकरीर में कर रहा था, मैं तो सियासी कारकुन से बात कर रहा था कि मैं तमाम सियासी कारकुनों का इज्जत करता हूँ और मैं उनके सियासी कायदीन से इख्तलाफात तो रख सकता हूँ, मगर उनके सियासी कारकुन का से जो मेरा इज्जत का एक तरीक़ेकार रहेगा और मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी सियासी कारकुन मेरे दौर में सियासी कैदी रहे। इसके लिए मैंने प्रपोज किया है एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, जो ना सिर्फ आज की जो नाइंसाफिया की शिकायतें हैं उस पर गौर किया जाए, मगर साथ साथ जो माजी में ज़्यादातर हमारे साथ मगर बाकियों का भी होंगे नाइंसाफिया के जो शिकायतें हैं उस पर गौर किया जाए, वो जो सच है वो सामने आए, हकीकत अवाम के सामने आए। मगर इसलिए नहीं कि हम इंतकाम लेना चाहते हैं, इसलिए ताकि हम एक रेकन्सिलिएशन का माहौल बना सके, इन तमाम ग्रीवेंसेस को एक तरीके से रेकन्साइल करके आगे बढ़ सके। जहाँ तक खान साहब का आपने सवाल किया या शाह महमूद कुरैशी साहब का या जिसका भी, उनका तो अब कोर्ट की तरफ से एक सजा हुए हैं, तो ये अब उनके पास लीगल ऑप्शंस मौजूद है, वो अपील के ऑप्शंस है कि वो मुख्तलिफ सुपीरियर जुडिशरी में जाके अपने केस का अपील करे। हमारा ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कोई पर्सन स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगा। ये पूरा पाकिस्तान की इस नफरत और तकसीम की सियासत की, इसकी सियासत का जो माहौल है जो एक बुखार की तरह पाकिस्तान में फैल रहा है, इतना हाइपर पार्टिजान, इतना हाइपर पोलराइज्ड बन चुके हैं। सियासत अब सियासत नहीं रहा, ये जाती दुश्मनी तक पहुंच चुका है। और मैं समझता हूं कि चाहे वो मुआशी बहरान हो, चाहे वो हमारे बाकी तमाम इश्यूज हो, इनका अगर हमने मुकाबला करना है तो इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा, इस पॉलिटिकल फीवर को तोड़ना पड़ेगा। और वाहिद तरीके जो मेरे नजर में आ रहा है वो ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का जो अनफिनिश्ड एजेंडा है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अपनी ब्रेन चाइल्ड, ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की तजवीज़ वहाँ से आई, तो उस पर मैं अमल दरामद करने की कोशिश करूँगा। जी, सुहेल बड़ाई साहब भी आपसे सवाल करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब, आपने बड़ी ज़ोरदार कैंपेन पंजाब में चलाई, तो मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब में ज़ाहिर है आपको क्या रिस्पांस मिला और क्या रिज़ल्ट पंजाब में तवक्को कर रहे हैं, और दूसरा हिस्सा ये है कि आप फ्यूचर में आपका PTI के साथ ताउन हो सकता है अगेंस्ट नवाज शरीफ या अगेंस्ट PMLN? जहाँ तक पंजाब के, मेरा तो बहुत ही अच्छा इस्तकबाल और जिस मोहब्बत, जिस जोश, जिस जज्बा के साथ, जिस तादाद में पंजाब के अवाम ने हमारा इस्तकबाल किया है, वो ऑनेस्टली एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा थे। और यही कुछ हमें तमाम सूबों में, इसलिए मैंने तो चारों सूबों में कैंपेन चलाया था, चारों सूबों में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें। मैं पुरुम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कल हम ना सिर्फ पंजाब से मगर मुख्तलिफ सूबों से माजी से बेहतर रिजल्ट दिखाएंगे और इस पोजीशन में होंगे कि हम पाकिस्तान के वफाक में हुकूमत बनाएं
और हम इंतजार में हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम बड़ी तादाद में निकले और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद एक दूसरा मरहला शुरू होता है। जहां तक पीटीआई की सवाल है, चाहे वो पीटीआई हो चाहे वो नून लीग हो, इस वक्त जिस तरीके से वो वही माजी का सियासत कर रहे हैं, नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं, एक किस्म का सियासी इंतहा पसंदी का नाम मैं इनका सियासत को दूंगा। अगर उन्होंने वही सियासत करना है तो मैं ना मियाँ साहब के साथ ना पीटीआई के साथ उस किस्म के सियासत के साथ दे सकूंगा। अगर दे वांट to break with this tradition, अगर they agree, इतना मेच्योरिटी आ चुका है, सियासी एक सोच का कंसेंसस बन जाता है कि हम कुछ रूल्स ऑफ द गेम तय करें ताकि हम इस निज़ाम में जो कमियां हैं उनको एड्रेस भी करें और एक ऐसा माहौल बनाएं जिससे हर 5 साल बाद हम वही फिल्म का ट्रेलर ना देखे, तो उस पे मैं जरूर हर किसी के साथ काम करने के लिए तैयार होऊंगा। बिलावल भुट्टो साहब, आपने ज़ाहिर जब असेंबली का ख़त्म हो रही थी, आपने उस वक्त अपना एक खिताब किया जिसमें आपने शिकवा दोनों बड़ों से किया, चाहे वो नून लीग के बड़े हों या आपके अपने बड़े हों, दाई साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों। मगर अगर सियासत में आगे बढ़ना, क्योंकि मुल्क एक ऐसे अब निज़ाम में चला गया है, 16 महीने की हुकूमत जिसका आप भी साथ है, जिसमें ऐसा लगता है कि अब आइंदा जो भी सिस्टम आएगा, चाहे वो आपकी हुकूमत आए या किसी और की हुकूमत आए, वो एक हाइब्रिड सिस्टम के तहत ही चलेगा। एक SIFC है, ये जो स्पेस है ये कैसे वापस लिया जाए, जिस आप कह रहे थे और शिकवा कर रहे थे, और आप चाहते हैं कि सियासत ऐसी हो जो कि आगे चले, जो कि आपका शिकवा था, वो कैसे मुमकिन कैसे होगा एक ऐसी हुकूमत? मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में भी ये करके दिखाया। जो भी स्पेस हमने हासिल किया वो स्पेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लेके दी, और फिर दूसरे हमारे बाद आके जो है उस स्पेस को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं और नुकसान पहुंच जाते हैं और हम पीछे हट जाते हैं। मेरा एक तो पॉइंट्स है इस टॉपिक के लिहाज से। मैं समझता हूं कि सबसे पहले सियासतदानों को सियासत के दायरे में रह के करना चाहिए, इससे पहले कि हम दूसरे से ये उम्मीद रखें कि वो अपने दायरे में रह के सियासत करे। दूसरा तो मतलब गेट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। दूसरा, मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को एक दूसरे का इज्जत करना चाहिए। अगर सियासतदान एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो वो ये उम्मीद ना रखे कि कोई और उनका इज्जत करेंगे। तीसरा, मैंने अपना ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का जो मंशूर का हिस्सा है उस पर भी मैंने बात किया, वो भी बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली ये एक प्रोसेस होगा, एक एवोल्यूशन होगा। हम आहिस्ता आहिस्ता अपना इदारों को, अपना सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को, पार्लियामान को इस्तेमाल करते हुए, जो कि मियाँ साहब ने नहीं की, जो कि खान साहब ने नहीं की, उनको फाल बनाते हुए उस तरीके से अपने इंस्टीट्यूशंस के थ्रू डिलीवर करते हुए उस तरीके से हम अपना स्पेस वापस लेंगे। लेकिन अगर हम अपना स्पेस वापस लेने की कोशिश ही नहीं करेंगे, अगर हम इसी तरीके से चलते रहते हैं, तो अगले 30 साल भी इसी किस्म की आपको सियासत भी देखेंगे, हुकूमत भी देखेंगे, और उसका जो जिस तरीके से इट स्टैग्नेटेड द ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इस तरीके से पाकिस्तान की मीशत उस तरीके से तरक्की नहीं कर सका। हमारे मुआशरे में एक इत्तेहाद के बजाय एक तकसीम पर तकसीम होते जा रहे हैं। जिस तरीके से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी ने एक सॉर्ट ऑफ जन्म लिया है, ये तमाम चीजें मेरे ख्याल में इसलिए हैं कि हमारा जो इस्लामी जमहूरी वफाकी निज़ाम है, अगर वो सही तरीके से चलते तो we would be able to create that sort of consensus and create that sort of environment where our federation can run. Unfortunately हमारे यहाँ क्या होता है कि हम हर 10 साल बाद सोचते हैं कि how should we reinvent the wheel, and every time we get into एक किस्म का एक stalemate जिसका नुकसान मैं नहीं उठाता हूँ, आप नहीं उठाते हैं, पाकिस्तान के अवाम उठाते हैं। शहजाद इकबाल साहब आपसे सवाल करेंगे। जी शहजाद इकबाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम बिलावल साहब। अस्सलाम वालेकुम शहजाद जी, पाकिस्तान एक कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी है। यहाँ पे जहाँ अवाम की राय मैटर करती है इलेक्शंस में, वहाँ ये भी मैटर करता है कि ताकतवर हल्के या इदारों की क्या सोच है। और इस हवाले से हमारे सोहेल वड़ाइच साहब ने आज एक कॉलम लिखा है जिसमें खबर ही दी उन्होंने कि इस वक्त ये सोच है कि 10 साल के लिए एक बांग्लादेश मॉडल हो। और उस कॉलम में उन्होंने ये भी लिखा है कि इदारे समझते हैं कि नून लीग बआसानी 110 सीटें जीत जाएगी। अगर ऐसा होता है तो फिर ज़रा बताइएगा कि आपकी इस पर क्या राय है, जो आपने 2-3 माह तक कैंपेन की, मोबिलाइज करने की कोशिश की लोगों को, उसका क्या फ़ायदा होगा इन दी एंड?
और दूसरा इसी से जुड़ी हुई एक राय ये भी पाई जाती है। I won't be able to answer many questions at once. इसको मैं एड्रेस करूं फिर पहले आप दूसरा सवाल भी पूछें। Far be it for me to disagree with Suhail Waraij साहब, मैं तो सुहेल वराइज साहब की जो आर्टिकल्स है खास तौर पर उनको बड़ा रिलाई करता हूँ। मुझे आज तक याद है जो 2018 के इलेक्शन से पहले एक डॉक्ट्रिन के बारे में सुहेल वराइज साहब ने लिखा था, उसी फिर डॉक्ट्रिन को हमने देखा कि कैसे चला आज। लेकिन जो ये सुहेल वराइज साहब कर रहे हैं इससे मैं जरूर इख्तलाफ करूंगा। एक तो अगर कोई समझता भी है कि बांग्लादेश मॉडल चलेगा, आप देखिए कि बांग्लादेश में जो तरक्की हुआ है वो उस गैर जमहूरी बांग्लादेश मॉडल से नहीं चला, वो जमहूरी बांग्लादेश मॉडल से चला। एक कोशिश किया गया कि जुडिशरी के थ्रू बांग्लादेश को चलाए और वो जुडिशल मॉडल जो बांग्लादेश का था वो नाकाम रहा। जहां तक पाकिस्तान में नून लीग आसानी से इतने सीट लेंगे, मैं अब पूरा मुल्क का दौरा आप समझो कि मैं पैदल चला हूं उस पूरा मुल्क में पिछले इतने सारे महीनों से, और जो ग्राउंड रियलिटी है नून लीग जो है वो दूर दूर तक 100 सीटों पे नहीं पहुंच रही है। मैं समझता हूं कि जो हमारे इदारे हैं वो चाहेंगे कि जितने भी मुमकिन हो ये इलेक्शन फ्री और फेयर हो, जो इलेक्शन रिजल्ट्स हो वो जिस हद तक लेजिटिमेट हो सके उतना उनका लेजिटिमेसी हो। इसलिए ये वाहिद तरीका है कि हम वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करें ताकि हम वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो हम सबकी जरूरत है वो हम लेके वो हम क्रिएट करें। तो अब देखना तो एक दिन ही रहता है, हमें देखना है कि पाकिस्तान के अवाम क्या फैसला करते हैं। आई डू डिसएग्री that's what a Bangladesh model can work in Pakistan. और बिलावल साहब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल भी ये था कि एक राय ये पाई जाती है क्योंकि अब SIFC वजूद में आ चुकी है, उनके प्लान्स में भी प्राइवेटाइजेशन है। अभी शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे फौरी आके प्राइवेटाइजेशन करने की ज़रूरत है। तो एक राय ये भी है कि पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत का हिस्सा बनती है तो वो तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। आप मेरे शो में ये कह भी चुके हैं कि जी हाँ बिल्कुल हम तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे। फिर एक सोच ये भी है कि शायद NFC अवार्ड को तब्दील करने की ज़रूरत है जिसमें वफाक का हिस्सा बढ़े, उसकी भी पीपल्स पार्टी खिलाफ होगी। तो पीपल्स पार्टी कहीं से भी इस इक्वेशन में सूट नहीं करती है, फिट नहीं बैठती है। इस पर क्या राय है आपकी? जहाँ तक SIFC की बात है, ये बॉडी इसलिए बना ताकि ये कोऑर्डिनेट कर सके वफाक सूबे और जो इंटरनेशनली हमारा इन्वेस्टमेंट्स आने के इम्कान है। ये जरूर आप सही, तो ये कोऑर्डिनेशन का और इसका जो तरीक़ेकार है इस पे आई डोंट थिंक एनीबडी इस पे एतराज कर रहा है। जहां तक प्राइवेटाइजेशन का मंसूबा है, प्राइवेटाइजेशन मैंने आपका शो पे भी कहा था 90 के दहाइयों में सियासी जमातों ने कोशिश की, मुशर्रफ के दौर में इन्होंने कोशिश की, हाल ही में अब ये इंटरिम हुकूमत ने भी कोशिश की, अभी तक हुआ नहीं है। मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है सूबा सिंध में जहां हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के बेतहाशा मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू करवाए हैं, वो कामयाब भी हुए हैं, वो या ब्रेक इवन या प्रॉफिटेबल पे पहुंच चुके हैं। इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को पूरा रीजन में नंबर 6 डिक्लेयर किया है। तो मैं अगर चाहूंगा कि मैं पाकिस्तान की जो मुआशी मसले उनका हल निकालूं तो एक उनमें हमारा SOEs को रैशनलाइज करने का तरीक़ाकार जो मैं समझता हूं मैं करके कामयाब हो सकता हूं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मंसूबा है। जहां तक प्राइवेटाइजेशन की, ऑब्वियसली रिसेंटली आई हैवंट बीन इन्वॉल्व्ड इन एनी ब्रीफिंग्स और अंडरस्टैंडिंग, बट जब तक मैं वजीर खारिजा था मेरा जो अंडरस्टैंडिंग था दुनिया के इंटरैक्शन से, वो ज्यादा दिलचस्पी हमारा लॉस मेकिंग एंटिटीज पे नहीं दिखाते थे और वो ज्यादा दिलचस्पी जो हमारा प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज है उस पे दिखाते थे। इफ यू अलाउ, मैं बस इकोनॉमी में थोड़ा और बात करना चाहूंगा। इस SOEs को रैशनलाइज करने के साथ साथ मेरे दो और मैं समझता हूँ सख्त फैसले, मुश्किल फैसले जो हमें लेना चाहिए। एक जो वफाक में 17 वजारतें 2015 में डिवॉल्व होना चाहिए थे, नहीं हुए और सालाना 300 अरब से ज्यादा इन वजारतों को चलाने में खर्च होते हैं, इसको बंद करना चाहिए। एंड दिस इज ऑल्सो एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दिस अबसर्ड NFC अवार्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन क्लेम। दूसरा जो वफाक जो मेरे ख्याल में बाकी सियासी जमातों इस पोजीशन में नहीं होंगे कि इतना सख्त फैसला ले, इतना मुश्किल फैसला ले
सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फैसला ले सकती है। जो हमारा अशराफिया को 1500 अरब सालाना एलीट सब्सिडी दिया जाता है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में प्लेज किया है कि हम इसको खत्म करेंगे। अब ना नून लीग ये काम कर सकती है, ना ये इंडिपेंडेंस या ना कोई जेकेटी शेकेटी, ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। वी आर नॉट अ कंट्री दैट कैन अफोर्ड टू बी अ वेलफेयर स्टेट फॉर द एलीट। हमने इसको वी हैव टू बाइट द बिटर, सॉर्ट ऑफ बाइट द बुलेट एंड टेक दीज डिफिकल्ट डिसीजंस, ताकि हम पाकिस्तान की मीशत को सही समत पे लेके जा सकते हैं। और मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि ये प्रोग्राम इस वक्त आप ट्विटर स्पेस पर भी देख सकते हैं। बिलावल भुट्टो साहब, सलीम साफ़ी साहब आपसे अगला सवाल करेंगे। जी साफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम साफ़ी साहब, कैसे हो आप? खैरियत से हो? मौलाना का कैंपेन कैसे चल रहा है? मौलाना का कैंपेन मज़ा नहीं है ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि मौलाना साहब को ये गिला है, एक तो उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल से, आज भी एक हमला हुआ, एक बार फिर हमला हुआ। दूसरा मौलाना साहब को ये गिला है कि पीडीएफ बना के आप लोगों ने उनको दरमियान में छोड़ दिया और आप उधर चले गए। तो बहरहाल मैं कहाँ चले गए? हाँ, वो जहाँ लोग जाते हैं, वो जिनकी तरफ आजकल आप इशारा कर रहे हैं, नून लीग की तरफ, कि वो किधर चले गए हैं। तो मौलाना साहब कहते हैं मुझे बीच रास्ते में छोड़ के ये लोग चले गए उधर। फिर तो जब से वो हुकूमत में आए थे तो मुझसे भी नाराज़ थे, आपके इत्तेहादी बन गए थे, इकट्ठे थे आप दोनों, एक काबीना में असद और आप बैठते थे। तो हाँ, बैठते थे हमारा शरा। हाँ जी, तो मेरा तो सवाल कोई नहीं है, बस मैं तो आपकी जो भरपूर कैंपेन है उस पर आपको वेल्डन और शाबाश कहना चाहूँगा, और अपने सवाल का भी वो सुहेल वड़ाई साहब को देता हूँ। वैसे मैं और जो वड़ाई साहब ने सवाल करना है वो मैं ब्रेक के बाद के लिए रखता हूँ। बिलावल भुट्टो साहब आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। ट्विटर से भी कुछ सवाल हमें मौसूल हुए हैं, वड़ाई साहब और दीगर पैनलिस्ट भी आपसे सवाल करेंगे एक ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद नाजरीन। हमारे साथ सरबराह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही थी। अगला सवाल हामिद मीर साहब बिलावल भुट्टो साहब से करना चाहते हैं। जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैंने आपका जो मैनिफेस्टो है उसको बड़े गौर से पढ़ा है, एंड देन आई आल्सो कंपेयर्ड योर मैनिफेस्टो विद दी मैनिफेस्टोज ऑफ अदर पार्टीज़। तो उसमें मुझे जो एक चीज़ आपके मैनिफेस्टो में नज़र आई, उसमें यह था कि आपने बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी इश्यूज़ को एड्रेस किया। आपने मिसिंग पर्सनस का इशू भी एड्रेस किया है, और फिर जो आपने खुशदार में थोड़े दिन पहले जो आपने एक जलसे से खिताब किया, वहाँ पे भी आपने कहा कि ये जो मिसिंग पर्सनस का इशू है ये एक बहुत बड़ा इशू है, और बलूचिस्तान के हवाले से भी इसकी इम्पोर्टेंस को आपने हाईलाइट किया। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आपकी पार्टी को हुकूमत मिलती है तो ये जो इशू है जो कि कई डेकेड्स के से चल रहा है और अभी तक ये हल नहीं हो पा रहा, इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या आपके पास कोई ऐसा प्लान ऑफ एक्शन है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक मेज़ पर बैठें और इसको इशू को किसी लेजिस्लेशन के ज़रिए रिजॉल्व करें? आपका बड़ा अच्छा सवाल है अमीर साहब। जहाँ तक ये मिसिंग पर्सनस का इशू है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले ट्राई किया हमारे दौर में, जिसके नतीजे में मिसिंग पर्सनस कमीशन बना एक्सेट्रा, लेकिन वो मिसिंग पर्सन कमीशन आपको पता है सॉर्ट ऑफ 100% फेल हो चुका है। और अब जरूरी है कि हुकूमत वफाक के ऐसे कदम उठाए कि हम इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश करें। तो मैं जरूर एक तो वो कंसेंसस पैदा करने की कोशिश करूंगा कि चाहे वो लेजिस्लेशंस के थ्रू हो, चाहे वो रिफॉर्म्स के थ्रू हो, इस इशू को एड्रेस करूं। जो दूसरा पॉइंट मैं इसके हवाले से कहना चाहूंगा कि ना सिर्फ इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, मगर अगर जो लोग इस इशू पे एहतजाज करते हैं, इस इशू को उठाते हैं, अगर वो कोई प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, अपने आवाज उठा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो हुकूमत का तरीक़ेकार है प्रोटेस्टर्स का, हर टाइप ऑफ प्रोटेस्टर्स का साथ डील करना, उसमें भी हम बेहतरी लेकर आए। मसलन जो रिसेंटली इस इशू पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बलूचिस्तान के अवाम ने किया और इस्लामाबाद तक पहुंचा, मैं मुतमिन नहीं हूं जहां तक
सूबाई इंटरिम गवर्नमेंट हो या वफाकी इंटरिम गवर्नमेंट हो, कि उनका जो तरीक़ेकार था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनसे ये उम्मीद रख रहा था कि वो ये इशू का हल निकाल देते, लेकिन इतना तो जरूर उम्मीद था कि वो एक पॉजिटिव अंदाज से इन लोगों के साथ इंगेज करते, वो बलूचिस्तान को एक ऐसा मैसेज वापस भेजते कि पाकिस्तान की हुकूमत cares about its citizens, owns its citizens, owns their complaints, are willing to hear their issues। और वो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ये मैनेज हुआ, ये अच्छा पैगाम ना पाकिस्तान में, ना हमारा वफाक के लिए, ना इंटरनेशनली कोई अच्छा पैगाम इससे नहीं जाता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि मेरे हाथ में कोई जादू का छड़ी तो नहीं है, मगर हमारा हुकूमत माजी में रहा है, हमने एक मिसिंग पर्सन कमीशन की सूरत में इस इशू को हल निकालने की कोशिश किया, और फिर जो भी प्रोटेस्ट हमारे दौर में हुए हमारे हुकूमत के खिलाफ हुए, सदर जुल्दारी साहब तो खाना भी बेचता था, ख्याल भी रखते थे लोगों से, वो रवैया होगा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत। जरा 5 पैनलिस्ट हैं, सबने सवाल करने हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि क्विकली सवाल भी कर लो और क्विकली आप जवाब भी देते हैं। ट्विटर स्पेस पे जो आपसे सवाल हुए वो 2 सवाल थे ट्विटर पर, कि एक मोहम्मद काशिफ ने किया है कि सूबा सिंध में तवील अरसा आपकी हुकूमत रही, मगर आप बिलखुसूस अंदरून सिंध पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी सहूलत से महरूम हैं, इसको कैसे हल करेंगे? और एक सुहेल अहमद ने किया है कि कराची में आए रोज खराब सड़कों की वजह से ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है, इस मसले को कैसे हल किया जाएगा? जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जिस तरीके से और जिस अंदाज से पूरा मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इन्वेस्ट होना चाहिए, अब वो नहीं हुआ है। और हमने जो अपने हुकूमत में माजी में जो पीपल्स पार्टी का हुकूमत मेरे आने से पहले जो एक गलती उन्होंने किया कि उन्होंने भी ये मेट्रो का सिलसिला जो बहुत एक्सपेंसिव है उसके तरफ ध्यान दी, जिसमें हमारा ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन कराची में बने, मगर जो हमने मंसूबा इंट्रोड्यूस किया एक पायलट प्रोजेक्ट के सिलसिले में, पीपल्स बस सर्विस, ना सिर्फ कराची में मगर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में, और इसमें बहुत ही अच्छा हमारा रिस्पांस मिला है। और ये सिर्फ एक sort of one end to the other end नहीं जाता है, this can take people, it's a proper way for the average person to use public ट्रांसपोर्ट कम कीमत पे। हमने इस पे तो पिंक बस सर्विस भी शुरू किया था ताकि औरतों का को ये सहूलत मिले। मैं चाहूँगा अगर अगली बार हमें मौका मिला तो इसमें इजाफा हो, खास तौर पे कराची में, सिंध के बड़े शहरों में, बट नॉट ओनली इंटर सिटी बट ऑल्सो इंट्रा सिटी के लिए, उस पर मैं ज़रूर काम करना चाहूँगा। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेहतरी भी आया है, मगर साथ साथ जो मौसमी तब्दीली की वजह से ना सिर्फ सैलाब मगर सालाना हमारा इतना एग्रेसिव ये बारिशें से नुकसान होता है, वो मुसलसल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को खास तौर पे बड़े शहरों में जैसे कराची में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए मैं अपना क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मैंने मंशूर में जिक्र किया, मैं उस पर जोर दूंगा। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट वन मोर थिंग एज फार एज द सिंध गवर्नमेंट इज कंसर्न। एक परसेप्शन बना हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जहां हुकूमत था और नून लीग की जहां हुकूमत था, अगर वहां आप कंपैरिजन करें तो गवर्नेंस के लिहाज से नून लीग हमें आउट परफॉर्म करते हैं और पंजाब को एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सामने पेश करते हैं। हफीज पाशा साहब को आप जानते होंगे, हफीज पाशा साहब ने एक किताब लिखा है ह्यूमन सिक्योरिटी इन पाकिस्तान, जो कि मल्टीपल इंडिकेटर्स, तकरीबन 85 इंडिकेटर्स का विद इंडिकेटर्स का इनपुट से ये सूबे का परफॉर्मेंस को कंपैरिजन किया जाता है। और इसमें चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो फ्रीडम फ्रॉम वांट हो, चाहे वो फ्रीडम फ्रॉम फियर हो, सूबा सिंध ने सूबा पंजाब को आउट परफॉर्म किया है। और मैं चाहूँगा जी आखिर के हमारे पास 3 मिनट में बड़ी सब्जी आप सवाल जी। बिलावल साहब, आपने पूरे मुल्क का दौरा किया, अपनी इंतखाबी मुहिम लीड की, आप एज ए नेशनल लीडर क्या समझते हैं कि इलेक्शन फेयर हो रहे हैं? आपके साथ कोई ज्यादती, दूसरों के साथ कोई ज्यादती, आप इस इलेक्शन पर क्या तबसरा करेंगे? जहाँ तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन है मैं इस बात पर जरूर आऊंगा। मैं जस्ट आई वांट टू हाईलाइट कि खास तौर पे आपके चैनल पे मगर दूसरा मीडिया आउटलेट्स पे ये प्रोपेगेंडा पॉइंट पुश किया जाता है। तो अब मैं समझता हूँ एक कॉम्प्रोहेंसिव इम्पार्शल बंदा, इनफैक्ट क्या इम्पार्शल, आयशा गौश पाशा
Hafiz Parsa's wife was the minister of the state in the last government. उनका जो credentials है उस पर कोई शक नहीं उठा सकते हैं और उनके ये facts और figures है, तो आप जरूर ये facts और figures अपना चैनल पे भी कोट करें। जहाँ तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात है, वरायत साहब पाकिस्तान की तारीख में जितने इलेक्शंस हुए हैं उन पे इनमें इश्यूज हुए हैं, जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड या फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिहाज हो। हर दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कोशिश किया है कि हम जमहूरी प्रोसेस में बेहतरी लेकर आए, इलेक्टोरल प्रोसेस में बेहतरी लेकर आए। जितने भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए हैं वो चाहे वो 2008 से लेके या उससे पहले शीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी हमेशा इस इशू को उठाते थे। अब भी मजीद रिफॉर्म्स करने की तो जरूरत है। दिस पॉइंट कि इस इलेक्शंस में पिछले इलेक्शन से कहीं sort of ज्यादा अनफ्री है। आई थिंक दे sort of at par। आप 2013 के इलेक्शंस को देखें जहाँ जो लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायतें थे, 2018 की शिकायतें थे, आज भी जरूर लेवल प्लेइंग फील्ड के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की शिकायत जरूर मौजूद है। उम्मीद ये है मेरा कि अब इस इलेक्शंस के बाद तमाम सियासी जमातें बशमूल PTI इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के साथ इलेक्टोरल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी डालने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस करने के लिए वो साथ देंगे। इसलिए आपको याद होगा कि खान साहब तो ई-वोटिंग मशीन ले आना चाह रहा था और ई-वोटिंग सिस्टम पे EVM या पता नहीं वो क्या करना चाह रहा था, और वो इस तरीके से दिलचस्पी नहीं रखता था जब हम बताते थे कि आपने जो पाकिस्तान के अपने लुकुनज़ हैं, जो हमारा तारीख हमें दिखाते हैं, उसको हमें दुरुस्त करने थे, तो वो उसमें दिलचस्पी नहीं लेता था। जहाँ तक इस इलेक्शन के सवाल है, शिकायतें जरूर होंगी। आई एम होपिंग दैट इलेक्शन डे जो है वो अच्छा तरीके से गुजरे और जितने शिकायतें होने थे वो हो गए, अब मजीद शिकायत ना हो। वैसे बिल्कुल लास्ट 1 मिनट है जी, बेनज़ीर साहब सवाल करना चाह रहे हैं। आपने कहा कि SIFC जो है वो कोऑर्डिनेशन के लिए है, लेकिन इस मुल्क में इस वक्त जो सबसे अहम फैसले हैं वो SIFC कर रही है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट लीड ले रही है। आप कहते हैं कि जमहूरी निज़ाम को हम मजबूत करेंगे, लेकिन आपकी 16 माह की हुकूमत में आपने हाइब्रिड निज़ाम को ज़्यादा मजबूत किया, तो क्या गारंटी है कि इस बार जब आप हुकूमत बनाएंगे आप इस हाइब्रिड निज़ाम को ख़त्म करेंगे? कम नहीं, ख़त्म करेंगे। अगर आपने हाइब्रिड निज़ाम से आगे बढ़ना है तो ये एक दिन में ख़त्म नहीं होता। ख़त्म करने के लिए आपने उस एवोल्यूशनरी प्रोसेस को आगे लेके जाना है, जिसके लिए मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। जहाँ तक SIFC की सवाल है, जो मेरा इल्म है वो ये कि ये एक कोऑर्डिनेशन के लिए कमेटी बनाया गया है और उसी लिहाज से हम इस कमेटी को देखते हैं। ज़रूर इसमें along with the आर्मी दूसरे भी इदारे मौजूद है, मगर मुझे जो इसमें एक अच्छी बात लगता है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो मेजर डिसीजन से आउट रहते थे, हमसे मशवरा नहीं किया जाते थे, हमसे इनपुट नहीं लिया जाते थे, और ग्राउंड रियलिटीज के बारे में इस जितने बाखबर इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग हैं शायद कोई और नहीं है। तो एटलीस्ट पॉजिटिव जो आई एक्सपेक्ट टू कम आउट ऑफ द SIFC इस जो ग्राउंड रियलिटीज जो कि सूबाई हुकूमत को मालूम है वो उस वफाकी सतह पे वफाक के फोरम पे उठा सकेंगे और हम बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ इकोनॉमिक इश्यूज को, इन्वेस्टमेंट को, डेवलपमेंट को एड्रेस कर सकेंगे। जब एक मुंतखब वजीर आजम आएगा तो मैं उम्मीद रखता हूं कि वही मुंतखब वजीर आजम लीड रोल लेगा, चाहे वो SIFC हो या कोई और इदारा हो। अच्छा, मैं जी बिल्कुल छोटा सा सवाल है आपसे बिलावल भुट्टो साहब के पीपल्स पार्टी एक बड़ी प्रोग्रेसिव लिबरल जमात है जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, अगर आपकी फेडरल गवर्नमेंट बनती है तो क्या आप उसको रिपील करेंगे, या फिर अगर आप अपोजिशन में भी बैठते तो कोई आप बिल लाएंगे, ड्राफ्ट करेंगे कि उसको रिपील किया जाए, क्योंकि बड़े एक रिग्रेसिव किस्म का आपको मालूम होगा कि जब ये सिंगल नेशनल करिकुलम इंट्रोड्यूस हुआ तो हमने उसका तभी मुखालफत की, और सुबह सिंह वो वाहिद सूबा था जिसने इस पे अमल दरामद नहीं की। जहाँ तक एक वफाकी सतह पे हमारा करिकुलम पे कोऑर्डिनेशन का सवाल है, उस पर भी मेरा कोई एतराज नहीं है, एज लॉन्ग एज इट्स लेड बाय द प्रोविंसेस, कि प्रोविंसेस अपना इनपुट दे दे, अपने लिहाज से अपना वो
स्ट्रक्चर दे दे, और अगर वफाकी हुकूमत हमें कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं कि तमाम सूबे में एक किस्म का कोई चीज हो, तो उस पर हम साथ मिल के कर सके। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद में बैठा एक बाबू ये हुक्म करे कि सिंध का करिकुलम ये होगा, पंजाब का करिकुलम ये होगा, बलोचिस्तान का करिकुलम ये होगा, पश्तूनख्वा का करिकुलम ऐसे होगा। जी शहजाद इकबाल साहब, लास्ट अच्छा, मैं सवाल तो नहीं करना चाह साहब रहा, आप भी लेकिन करना चाहेंगे सवाल या फिर बड़ाई साहब को देंगे? भाई साहब को अच्छा, मैं सवाल तो नहीं करना चाह रहा, लेकिन बिलावल साहब को इस चीज़ से अप्रिशिएट ज़रूर करूंगा कि 2 दिन पहले इन्होंने मजम्मत की, ये जो इस वक्त एक इद्दत वाला फैसला आया था और उन्होंने बड़े खुल के मजम्मत की, और इसको अप्रिशिएट करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इलेक्शन के माहौल में कोई पार्टी एक दूसरे को ज़रा भी एडवांटेज नहीं देना चाहती। तो उन्होंने बड़ी ग्रेस दिखाई कि कुछ ऐसे फैसले जिसको मेरे ख्याल से सियासत से बालतर होकर हमें देखना चाहिए और उसकी मजम्मत करनी चाहिए। तो वी मस्ट अप्रिशिएट, और कल भी सवाल इस हमने बात की थी। जी बस लास्ट कमेंट सर। कौन, किससे आप पूछो? आपको अप्रिशिएट किया शहजाद ने उस कमेंट के लिए जो आपने वो तो मैंने तो वो सर आप किसी और से सवाल करेंगे। एज फार एज दैट इशू इज कंसर्न, हम वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं जहाँ तमाम सियासी जमातें को नुकसान हो अगर वो इस किस्म के फैसले को का मज़म्मत ना करें। बहुत शुक्रिया। बिलावल भुट्टो ज़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, तबसरों के लिए ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक न्यूज़ ब्रेक। ट्रांसमिशन में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। अब से 9 घंटे बाद आप सबने वोट देना है। शाम 5 बजे तक वोट देना है। एक शख्स ने एक ही दफ़ा देना है, मगर 5 बजे तक दे सकते हैं, इसलिए जितनी जल्दी आप जा सकते हैं वोट देने के लिए जाइए। शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाइए। अगर शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है तो वो ही शनाख्ती कार्ड आप ले जा सकते हैं, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, और आप वोट डाल सकते हैं। अब से 9 घंटे बाद वोटिंग का मरहला शुरू हो जाएगा। और इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन में वो स्टेज आ गई है जिसमें हम सारे पैनलिस्ट से अब पूछेंगे कि कौन कितनी सीटें लेने जा रहा है और कौन हुकूमत बनाने जा रहा है। और मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं इस वक्त होस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रेडिक्ट इन्हें करना पड़ेगा। प्रेडिक्ट करने के बाद अगर गलत साबित हुए तो ये लोग साबित होंगे, मैं नहीं गलत साबित होऊंगा। तो हम सारे पैनलिस्ट से इस वक्त पूछेंगे। और हामिद मीर साहब इंतहाई संजीदगी के साथ पेपर पर खुद देख रहे हैं। मुझे लगा इन्होंने सीटें लिखी होंगी, मगर सीटें नहीं लिखी, कुछ और लिखा हुआ है। हामिद मीर साहब, कितनी सीटें कौन लेने जा रहा है? आपने जो अभी अपने इब्तदाइये में एक फ़िक्रा बोला है कि आपने वोट डालना है और सिर्फ एक दफ़ा डालना है, ये जो आपने बात कही है, ये जो है, ये जो कोहिनूर हीरा है, ये उससे भी ज्यादा कीमती बात आपने की है। सर हम कराची के लोग बोल सकते हैं। नहीं, कराची के लोग नहीं भाई। अभी मुझे, और आपने ये नहीं बोला कि सिर्फ जिंदा लोगों ने डालना है। हाँ, कराची में तो अक्सर ये बात भी बोलनी चाहिए थी कराची का होने की वजह से, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ये बात बड़ी संजीदा बात है जो आपने की है, और मुझे खुद नहीं पता था इतनी संजीदा बात मैंने कर दिया। परेशान कर रहे हैं मुझे। देखिए वोट डालना है तो सिर्फ एक दफ़ा डालना है, और जो लोग बार बार वोट डालते हैं और जो लोग ऐसे ऐसे वोट डाले जाते हैं उनको रोकना भी है। और वो रुकेंगे कैसे कि अगर आप लोग वोट डाल के तो पोलिंग स्टेशन से वापस घर नहीं जाएं, बल्कि वहीं पे क़याम फरमाएं और इंतज़ार करें 5 बजने का, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के अवाम के पास। पाकिस्तान जो है ये एक सियासी और जमहूरी जद्दोजहद की पैदावार है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क बनाया, जो एक सियासी लीडर था, डेमोक्रेटिक तरीके से उसने पाकिस्तान बनाया। मुल्क को बचाना है तो वोट के ज़रिए बचाना है, और लेकिन आपने अपने वोट की हिफाजत भी करनी है। अगर आप अपने वोट की हिफाजत करने में कामयाब हो गए तो इन सब के तज्ज़िये गलत साबित हो जाएंगे। इसलिए मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करता। मैं हामिद भाई बहुत गहरी बात की है। 6ठे फ्लोर पर हम बैठे हैं, ग्राउंड फ्लोर तक फील की गई है। मगर आप प्रेडिक्शन तो आपको करनी पड़ेगी। इस गहरी बात के बावजूद भी आपको प्रेडिक्शन करनी पड़ेगी। इस इलेक्शन में जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है अवाम के लिए, वो ये है कि एक तो उन्होंने घर से निकलना है और वोट डालना है। वोट डालने के बाद उन्होंने उस वोट की हिफाजत भी करनी है। तो अगर वो हिफाजत करने में कामयाब हो गए तो इनके तज्ज़िये गलत साबित हो जाए। नाज़रीन, आपने फिर देखा कि बहुत ही तरीके से हामिद मीर साहब ने फिर बचने की कोशिश की। सीटें किसकी कितनी सीटें? देखिए, किसी को सिंपल मेजॉरिटी मिलती नज़र नहीं आती, बस इतना ही कहूँगा। फिर भी आपको कमिट करना पड़ेगा। मुझे आपको पता है, आई एम सॉरी सर, आपको पता है ना, कमिट करना पड़ेगा। आपको कहा गया। हाँ, वो आगे नहीं बढ़ना। कमिट नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। यार जब तक अच्छा, मैं काम करता हूँ इस काम को आसान करने के लिए, क्योंकि
मेमल ने कहा था लेडीज फर्स्ट, तो मैं फिर बेनजीर शाह से सवाल पूछ लेता हूँ किसकी कितनी सीटें होंगी, किसकी मैं तो इंतजार करती सोहेल साहब कुछ सोहेल लिखेंगे, मैं साहब को मुझे पता है बहुत आगे क्लैरिटी है, करूंगी। और मैं ऑडियंस को सस्पेंस में रखना चाहता हूँ क्योंकि सोहेल भाई साहब का 2018 का इलेक्शन का तज्जिया डे बाय डे सही साबित हुआ था। उन्होंने कहा पंजाब बचा हुआ है नून लीग से, मरकज चला गया है नून लीग से, फिर कुछ दिन बाद उन्होंने कहा पंजाब भी चला गया है, जो कहा था वैसा वैसा होता रहा था। इसलिए मैं ऑडियंस को सस्पेंस में रख के आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं करूंगी भाई ये हमारा तय हुआ था 10 से 11 से 12 के मेरे अलावा एंकर के अलावा सब प्रेडिक्ट उम्मीद करेंगे। कर सकती हूँ कि वोटर टर्नआउट कल जो है वो 60% से ज्यादा हो, और उसमें जो खवातीन हैं और जो नौजवान वोटर हैं वो ज्यादा तादाद में निकले। प्रिडिक्शन मैं नहीं करूंगी, सुहेल साहब जो नंबर लिखेंगे मैं उठा के यहाँ रख लूंगी और मैं वो बोल सब दूंगी चीटिंग बात। करें प्लीज। तो चले फिर cheating बड़ाई साहब, कराओगे। फिर पर मुझे ये ताकि सब मजबूर हो कमिट करने के लिए। नहीं, ये देखे ना, मैं तो तो इसलिए अपने आप- पहले मैं तो फिगर्स बता चुका हूँ, आप तो इनसे पूछने की नहीं, बात नहीं, है। आप- मैंने आप- तो दोहरानी है, हमें मैंने कॉपी तो करना- सिर्फ दोहरानी है ना, मैं तो पहले बता चुका हूँ कई दफा। लेकिन सोहेल साहब ने लिख चुका है। लेकिन सोहेल वड़ैच साहब ने भी एक बात जो है वो बार बार की है, और वो ये है कि अगर वोटर टर्नआउट कम हुआ तो उसका फ़ायदा जो है वो पुरानी जमातों को होगा, और अगर वोटर टर्नआउट ज़्यादा हो गया तो उसका फ़ायदा नई जमात को होगा। ये तो आपने कहा है। हाँ, ये कई दफा कहा। तो फिर बड़ाई साहब कितनी सीटें? तो सलीम साफी साहब की आवाज आई है, शाहजेब। जी जी सलीम आप इतना बगैर बोले ट्रांसमिशन में इतना थक गए कि आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच जी रही। जी बोले। देखें, ये जिस तरह आप खुद नहीं दे रहे हैं ना आदाद-ओ-शुमार या प्रिडिक्शन नहीं दे रहे और दूसरों से करवाना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तानी कौम भी बेसित मजमूई इसी तरह की है। खुद दयानतदारी से काम नहीं लेती, वोट दयानत की बुनियाद पे नहीं देते, और ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि उनको क़यादत दयानतदार मिले। ये आज सर्वे की बात हो रही थी, तो गैलप ही के जो डॉक्टर एजाज शफीक गिलानी साहब हैं, उन्होंने अभी एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने गुज़िश्ता 6-7 इंतखाबात का तज्ज़िया किया है। तो उसमें वो लिखते हैं, यानी ये ग्राफ है इसमें कि तमाम इंतखाबात का है, लेकिन मैं सिर्फ 2018 का ले रहा हूँ कि ज़ाती सरपरस्ती की बुनियाद पे कितने % लोग वोट देते हैं, 29%। तरक्याती कामों की बुनियाद पे 31%, जमाती वफादारी की बुनियाद पे 10%, काबिलियत की बुनियाद पे 16%, दियानत और मजहबी रुझानात की बुनियाद पे सिर्फ 10% लोग वोट देते हैं। पाकिस्तान में लोगों की टॉप प्रायोरिटी वोट डालने के लिए वो ज़ाती सरपरस्ती है और फिर तरक्याती काम है। 2018 में सादिक अमीन को वोट दिया था। हाँ? 2018 में सादिक अमीन को वोट दिया था, आपने कहा था दयानत की बुनियाद पे कम देते। नहीं दिया था नहीं, ये लेकिन। वहाँ वोट किसने दिया था? 10% सिर्फ इस पे ये सारे दिन के ट्रांसमिशन का आप पे कोई असर नहीं हुआ कि वो भाई 2018 का इलेक्शन था कि सिलेक्शन था। लेकिन चलो अगर उसका नहीं ना, तो मैं आपको इनका 1993 का बताता हूँ। 1993 में भी वो कहते हैं कि ज़ाती सरपरस्ती की बुनियाद पे 21%, तरक्याती काम 19%, जमाती वफादारी 16%, काबिलियत 13%, दियानत और मजहबी रुझान दियानतदारी उस 13% सिर्फ, बरादरी इज़्म की बुनियाद पे 8%, और फिर इसी तरह किसी और को हराने के लिए 2% इस बुनियाद पे। आप देखें कि लोगों के प्रायोरिटीज़ में आखिरी दियानतदारी, वाली बात बड़ी अहम है, वोट दूसरे को डालते हराने के लिए वक्त 2%। वोट डालते वक्त लोगों की प्रायोरिटीज़ में दियानतदारी 5वें नंबर पे हैं, लेकिन हम तवक्को लगाए बैठे हैं कि हमें बिल्कुल ऑनेस्ट और वो खुलफाए राशिदीन के नक्श कदम पे चलने वाले हुक्मरान चलें। तो वही काम कौम कर रही है जो इस वक्त आप कर रहे हैं कि अच्छा, खुद एक- प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं और कल भी दूसरों से गैलप बता साहब, रहे मैं- हैं कि एक prediction। सवाल मैं कर ही देता हूँ, अगर ये इतना बड़ा मसला कौम का बन गया है कि मैं प्रिडिक्ट करूंगा तो आप नहीं कर रहे, फिर आप करेंगे अगली प्रिडिक्शन। लेकिन मेरी बात मुझे- है शाहजेब, थोड़ा सा इसको एंड में ले जाते हैं सेगमेंट के, अभी तो टाइम है। कल गैलप का एक और सर्वे आया जिसमें ये बताया गया है कि 70% लोग ये समझते हैं कि इंतखाबात शफाफ नहीं होने जा रहे, गैलप क्रेडिबिलिटी नहीं है। इंटरनेशनल का, गैलप गैलप इंटरनेशनल इंटरनेशनल का है का, कि हाँ। 70% पीपल थिंक कि इंतखाबात फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। अच्छा, अब इसी वजह तो से ये मेरा एक देख लीजिए सवाल आप। आपसे है जी। शहजाद साहब, जी, जी। कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बिलावल साहब को ऑन एयर आपने शाबाश दी 2-3 इश्यूज पे, तो अगर उन्होंने अच्छी कैंपेन चलाई है, जो कि आपके ख्याल में उन्होंने अच्छी कैंपेन चलाई है, जी, जी, बिल्कुल। तो उन्होंने अच्छी कैंपेन चलाई है, तो फिर वो मेजॉरिटी क्यों नहीं ले रहे? सोहेल साहब ने लिख दिया ना कॉलम में नहीं, कि एक मंसूबा तो भी जरा होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें जी। कि अच्छी कैंपेन चलाई है एक आदमी ने, और आप खुद कह रहे हैं, और सलीम साबी साहब ने भी उसको वेल्डन कहा है, तो वो क्यों नहीं मेजॉरिटी ले रहा? देखिए हमने कल इस इस पे पे बड़ी भी वेल्डन कहा है, लेकिन सबसे ज्यादा करप्ट पार्टी होने की बुनियाद पे भी हम उनको वेल्डन कहते हैं। ये बात भी सामने ही कहनी थी। कल हमने सोचा मीर साहब, इस पे मैंने कल बड़े तफसील से बात की थी कि क्या वजूहात हैं
जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध की जमात रह गई और पंजाब से हमने देखा कि बिल्कुल वाइप आउट हो गई। तो मेरे ख्याल से ये वजह है कि अगर उन्होंने अब मोबिलाइज करना शुरू भी किया है तो ऐसा नहीं है कि तो आप एग्री करते हैं कि अच्छी कैंपेन चलाने का मतलब ये नहीं है कि आप नहीं, आप अपने वोटर को तो मोबिलाइज करते हो। आई एम श्योर पंजाब में अगर वो री एंटर हो रहे हैं तो वो कुछ नए वोटर्स को भी अपनी तरफ लेंगे, लेकिन इस वक्त जो पिछले हम देख रहे हैं 10 साल से एक 3 पार्टी सिस्टम है, उसमें पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है और सिंध से तो वो अक्सरियत ले जाते हैं, क्योंकि लेकिन बाकी जमातों में ये सवाल मेरे ज़हन में इसलिए आया मीर कि साहब वोट में तो ये सारे फैक्टर जो अभी हमने बयान किए ना, ये सारे फैक्टर कल वोटर जब जाएगा तो वो सिर्फ कैंपेन को तो नहीं देखेगा। हाँ वो तो ये सही जो बात है। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स की बुनियाद पे अब अंदरूनी सिंध वाले लोग अगर बिलावल साहब इतना भरपूर कैंपेन ना भी चलाते तो फिर भी अंदरूनी सिंध को मैं उनको इतने वोट पड़ने थे। तो वोट डालने के लोगों के अंदरूनी सिंध एक रोमांस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, ये लोगों का है। कैंपेन से आप लोगों उनसे को जाएं, अपने वोटर उनके को पास मोबिलाइज कर सकते हैं। उनके कैंपेन पास मुख्तलिफ अवामिल में से एक आमिल है, सिर्फ वो आमिल नहीं है रिजल्ट डिटरमिन करने का। अच्छा, ये मैंने इसलिए पूछा कि मुझे बहुत से लोग सवाल कर रहे थे, मैसेज भेज रहे थे कि आपके साथी कह रहे हैं जी कि पीपल्स पार्टी की कैंपेन बड़ी अच्छी थी, तो फिर पीपल्स पार्टी को मेजॉरिटी क्यों नहीं मिल रही? तो जवाब जो है वो आपने दे दिया। और सुहेल बड़ाई साहब जो हैं वो अगर थोड़ा सा बताएं कि अगर आपके ख्याल में मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नून ले रही है तो कैंपेन तो पीपल्स पार्टी की अच्छी थी, तो फिर वो मेजॉरिटी ले रही है लेकिन सादा अक्सरियत नहीं। नहीं, वो देखें 141 सीटें हैं पंजाब की, असल मुकाबला वजारत उज़्मा का होता है पंजाब में। तो पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है उसकी वो पोजीशन नहीं रही। पहले पंजाब के अंदर बड़ी वाज़े ग्रुपिंग होती है, सिर्फ टॉप 2 को वोट मिलता है, तीसरी पार्टी को वोट नहीं मिलता, वो वाइप आउट हो जाती है। हम माजी में हमने देखा जमात इस्लामी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। एक ज़माने में पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबल बड़ी पार्टी होती थी, ठीक है, अब बिल्कुल जमात इस्लामी के 3-3, 4-4 हज़ार वोट रह गए। इसी तरह पीपल्स पार्टी के साथ हुआ कि जब तहरीक इंसाफ आ गई तो पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल नीचे चली गई, क्योंकि पंजाब के अंदर सिर्फ 2 मेन राइवल्स को वोट मिलता है, तीसरे को नहीं मिलता। ऐसा मगर क्या इसकी वजह है परफॉर्मेंस? क्योंकि मेरा तो पहला सवाल ये होता है, सर्वेज एक तरफ, बेनज़ीर शाह साहिबा आई, मैंने पहला सवाल यही पूछा तो उनका भी पहला एक्सपीरियंस कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था कराची में एंटर होने के बाद जब वो लाहौर से आ रही हैं। आप सबका भी जब मैं बात करता हूँ तो ये सिर्फ कहने से कि नहीं हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, लोग सिर्फ बात करते हैं पंजाब में बेहतरी है, ये वो पंजाब को मुतासिर कर पाएंगे? उन्हें वाकई डिलीवर करना पड़ेगा और नजर आए तो फिर ही जाहिर है जी, जितनी देर तक सूबा सिंध एक मॉडल नहीं बनता उस वक्त तक पंजाब के लोगों को मुतासर करना मुश्किल है। दूसरा देखें, हर इलेक्शन का मैं पहले भी कह चुका हूँ, हर इलेक्शन को अगर एक लफ्ज़ के अंदर मुक़य्यद किया जाए तो ये इलेक्शन पंजाब में एंटी पीटीआई और प्रो पीटीआई इलेक्शन है। इसमें बिलावल साहब की या पीपल्स पार्टी की गुंजाइश ही नहीं। तो कितने एंटी पीटीआई फोर्सेस को मिल रहे हैं और कितने प्रो पीटीआई फोर्सेस को मिल रहे हैं? नहीं, वो तो देखें, गुजारिश ये है कि या तो सारे आप बताएं, मैं तो 2-3 दफ़ा मुझे पता है कि बड़ाई साहब बताने को तैयार हैं और मैं तो तैयार हूँ, आप लोग नहीं बता रहे तो शहजाद इकबाल साहब बताएंगे। नहीं पता क्या करें आप इस तरह करें कि एक पर्ची पे ना सबसे लिखवा ले, नहीं, मैं तो नाम ना बताऊंगा लिखवाए और आप बोलें। आप बताएंगे ना? मैं बताऊंगा। मैंने वैसे ये ऑलमोस्ट अच्छा काफी चीजें पहली दफा हो सकती यार, है। कोई ऐसी बात नहीं वो क्या है। ये ना बस सबको मेरा ख्याल है कि और काफी कुछ है जो इस स्टूडियो में पहली दफा हो रहा है, जैसे शहजाद ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तारीफ की तो सीटें बताएं। जैसे हमें पता चला कि शोबिस वालों को जो है मैंने ऑलमोस्ट अपनी असेसमेंट बना ली है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर पहले बता दूंगा पीछे मुड़ के देखूंगा सब भाग चुके होंगे, इसलिए ये नहीं करना चाहता। मैं शुरू करती हूँ। मुस्लिम लीग नून को शायद नेशनल में 104-105 104 नेशनल असेंबली में 104 105 रिजर्व सीट माइनस करके। हाँ, कल वाले जनरल इलेक्शन की। ओके, यानी कि जो 134 सीटें चाहिए उसमें से आप 104 105 दे रही हैं नून लीग को के होगा। अब मैं बड़ा साहब पार्टी का इस बारे जी देखें, 110 सीटें के करीब, बल्कि इससे ज़्यादा भी अगर दवाई डाल गई तो इससे ज़्यादा भी सीटें नून लीग लेगी, अंदाज़ा है। और दवाई डाल गई, दवाई ज़्यादा डल गई तो ज़्यादा लेगी। और मेडिसिन और सब मगर दवाई पहले ही डल चुकी है, दवाई डल चुकी है सर, तो ज़्यादा दवाई का तो नुकसान होता है फिर। नहीं, दवाई जो है उससे चीज़ें तेज़ी से भी ठीक फसल तबाह हो जाती है ना। नहीं, चीज़ें मारने के लिए आप दवाई डालते हैं, लेकिन ज़्यादा डाल देते हैं, फसल तबाह हो जाती है। देखिए, जब गोला जो है ना तोप से निकल जाए ना
आप उसको रोकने की कोशिश बड़ा करो। आदमी बड़ी बातें करते हैं, मुझसे आप पूछते हैं, मैं कहता है बंदूक से गोली निकल जाए, ये कह रहे हैं तोप से गोला निकल जाए। आप बंदूक चलाते हैं, हम तोहफा बड़ा आदमी बड़ी बात करते हैं। मिसाल लोग ये देते हैं कि बंदूक से गोली निकल जाए या तीर से कमान निकल जाए। नहीं तोप से गोला। गोला निकाल रहे यार भाई उनका साहब बड़े रिदम इन्होंने साबित किया है मिसाल से। अच्छा अच्छा वड़ाई साहब का रिदम तोड़ दिया आप लोगों ने। अच्छा जी इरशाद। अच्छा बताइए बड़ी मुश्किल से। गोला निकल गया है, फिर जी, आगे जी, बढ़े। जी। और जो नून लीग है ना, जो पीपल्स पार्टी है, उसकी 50 से 55 सीटें नेशन वाइड। ठीक है। ठीक है जी। और बाकी चूंकि आज़ाद है, लेकिन यह है कि वो भी 30-40 का ग्रुप ज़रूर लाइलिस्ट का बच जाएगा, बावजूद तमाम तर हिरसो तहरीबो खौफ और डर, फिर भी 30-40 का एक ग्रुप जो है उनका बच जाएगा। ठीक है। तो बाकी पार्टियों की तो अच्छा, नेशनल, फिर जब ये 105-110 होगी तो जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनके ऊपर वो रिलाई कर रहे होंगे या एमक्यूएम पे या पीपल्स पार्टी पे, या देखिए, इंडिपेंडेंट्स इनकी देखिए, तरफ आ जाएंगे, आईपीपी की तरफ, क्या होगा? देखें नून तो ये चाहती है और उनका ख्याल है कि दवाई डल चुकी है और वो तो समझते हैं कि हम सिंपल मेजॉरिटी ले जाएंगे। ठीक है। और बहुत से जो हमारे अदारे जो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन रखते हैं वो भी उनसे मुतफिक हैं। और दूसरी तरफ चूँकि हमारे यहाँ कोई रिलायबल सर्वे तो है नहीं जिससे ये सीटों का अंदाज़ा किया जा सके, तो आपको फिर ज़ाहिर है उन्हीं ज़राए पे इन्हिसार करना पड़ता है। दूसरी तरफ मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके एक एंटीथीसिस भी है, वो भी ज़रूर साथ से रखना कि ये सारा थीसिस इस डिपेंड पे करता है कि आपका जो वोटिंग है या पोलिंग है, टर्नआउट है, वो 45 से 50 हो। अगर 60 चला गया, पोलिंग अगर 60 पे टर्नआउट चला गया, तो फिर रिजल्ट्स जो हैं वो टोटली चेंज हो जाए। तो फिर आपको क्या लगता है रिजल्ट? फिर जाहिर है ज़्यादा प्रो पीटीआई लोग जीतेंगे। इसका मतलब ये होगा कि पीटीआई का वोटर जो है शहरों में निकल आया है और वो वोट डाल रहा है प्रो पीटीआई। फिर ये जो रिजल्ट्स हैं ये चेंज हो जाए। यानी कि आपके ट्रेडिशनल टर्नआउट हुआ तो आपको 110 सीटें दिख रही लेकिन हैं, एक prediction ले रहे हैं, 110 है जी, जी, 110 110 और बेनज़ीर शाह की है 105। मुझे पता है अभी भी अगर हामिद मलिक साहब से पूछूंगा तो वो नहीं बताएंगे, इसलिए मैं अगला सवाल कर रहा हूँ। मंडे टू थर्सडे 8 बजे प्रोग्राम कैपिटल टॉक जियो पे करने वाले हामिद मलिक साहब से क्या कितनी सीटें? देखिए, मैं बुनियादी तौर पे सुहेल वड़ाई साहब जो बात कर रहे हैं ना, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि पिछला जो 2018 का इलेक्शन था उसमें वोटर टर्नआउट भी 50% तक था, उससे पहले भी 50% तक था, लेकिन अगर वो चला जाता 60-65 तक तो इलेक्शन रिज़ल्ट मुख्तलिफ हो सकता था। तो मेरा भी यही ख्याल है कि अगर कल 8 फरवरी को वोटर टर्नआउट जो है वो 50% की बजाय 60-65% तक चला जाता है, जो कि जाना चाहिए, क्योंकि जो 12 करोड़ 85 लाख वोटर हैं उसमें एक बड़ी तादाद नौजवानों की है, तो वो नौजवान जो हैं उनको घर से निकल के वोट डालना चाहिए, जिसको भी डालें, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को, जमात इस्लामी को, जिसको भी डालें। तो ऐसी सूरत में अगर 60% से ज़्यादा वोटर टर्नआउट होता है तो फिर मेरे ख्याल से जो मुस्लिम लीग नून है वो 100 से बहुत नीचे होगी, उसके पास 100 सीटें नहीं होंगी, और पीपल्स पार्टी के पास 55 to 60 सीटें होगी, और जो पीटीआई है उसके पास भी इतनी ही सीटें होंगी। और अगर 60% नहीं होता, ट्रेडिशनल टर्नआउट रहता है, तो फिर आपको क्या लग रहा है? फिर सुहेल वड़ाई साहब वाला थीसिस ठीक है। नहीं, आपने मेरा नहीं लिया, आपने सुहेल साहब वाला ले लिया। हाँ। आपने नहीं, मेरा वो क्यों नहीं लिया? इनका जो है ना वो दोनों सिनारियो दे रहे हैं अच्छा, ना दोनों कि ठीक है। अगर टर्नआउट 60% जाता है तो फिर इनका जो एनालिसिस है वो मेरे एनालिसिस के करीब है। अच्छा। ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि कल जो भी वोटर है 12 करोड़ 85 लाख वोटर हैं, उनमें से अगर 10 करोड़ भी निकल आए तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा और है। हमारा नहीं, जो इस 80% वक्त के करीब सबसे हो गया। ज्यादा जो नहीं, वोटर इतना टर्नआउट नहीं। हुआ है इस वक्त इलेक्शन में, वो हमारा जो जुलाई में 2022 में बाय इलेक्शन हुआ था पंजाब में, उस वक्त आपको याद है 55%, 60%, बड़ा हाई वोटर फॉर बाय इलेक्शन। तो उसमें हेट्रेड भी और थे आपको ना, याद है उसकी वजह से सारी प्रेडिक्शंस भी लेकिन गलत उसमें साबित उसकी हुई वजह थी। क्या हुई थी? ये डस्का वाले की बात कर रही है? नहीं, मैं बाय इलेक्शन जो हुए थे उसकी वजह पंजाब में। अच्छा, जो जुलाई में जाके हुए थे। ये बड़ी जो बड़ी जुलाई बात में है। 17-18 सीटों पे बड़ी हुआ। अहम बात है। उसकी वहाँ क्या के वजह हाई टर्नआउट था थी? उसकी वजह क्या थी? देखिए ना, आप यहाँ वजह समझने की कोशिश करें। वजह ये थी कि मुस्लिम लीग नून ने जो लोटे थे, जिन्होंने सियासी वफादारियाँ तब्दील की थी पीटीआई के,
उनको दे दिया टिकट, और उनके खिलाफ ना सिर्फ पीटीआई वालों ने वोट डाले बल्कि मुस्लिम लीग नून वालों ने भी अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनके खिलाफ वोट डाले, तो वोटर टर्नआउट ज्यादा हो गया था। तो नफरत थी ना, लोगों में गुस्सा था, इंतकाम था। नून लीग वालों ने कहा ये देखें, नवाज शरीफ कहता था वोट को इज्जत दो और लोटों को टिकटें दे दी, तो उन्होंने वोट डाला लेकिन अपनी पार्टी के खिलाफ डाला। लेकिन नून के वोटर ने इनको वोट नहीं डाला, इलेक्टेबल्स को। और अभी भी जो सीट एडजस्टमेंट की है पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने आईपीपी के साथ, ये भी देखना पड़ेगा कि क्या मुस्लिम लीग नून का वोटर उनको वोट डालता है। मेरा ख्याल है नहीं डालेगा। मैं वैसे शाहजेब साहब डिफरेंट बात करना चाहता हूँ। देखें, ये अगर आप इमरान खान साहब का देखें ना दौरे हुकूमत, ये जो आम तौर पे ख्याल है ना कि उनका सडन वोट बैंक बढ़ गया, मैं इससे एग्री नहीं करता। इमरान खान का जो वोट बैंक था वो उनके दौरे इक़्तिदार में ही बढ़ना शुरू हो गया था, और जितने बाय इलेक्शन हो रहे थे, हर बाय इलेक्शन में अगरचे वो हार रहे थे लेकिन उसमें प्रोपोर्शन वाइज वोट में इजाफा हो रहा था। क्यों हो रहा था? उसकी वजह ये थी कि जो 2018 का इलेक्शन था उसमें वो मल्टी पार्टी इलेक्शन हुआ था, उसमें लोग पीपल्स पार्टी में थे, उसमें काफ लीग में भी थे उस वक्त, और वो आहिस्ता आहिस्ता दो पार्टियों के अंदर मुकाबला आ गया। वो सारे लोग जो थे, वो ग्रुपिंग जो थी वो पीटीआई के साथ मिलनी शुरू हो गई और उसमें वोट बैंक में इजाफा हुआ। सब, और इस पर फिर मैं साफी साहब की तरफ जाने से पहले, जब आप ये बात कर रहे हैं कि वोट बैंक कंसिस्टेंटली बढ़ रहा था और ज़ाहिर है यंग वोटर तेज़ी से, अगर खान साहब अप्रैल 2022 में खामोशी से अपोजिशन की बेंचों पे बैठ जाते तो खान साहब की जो ख्वाहिश है कि मैं बगैर किसी बैसाखियों के सिंपल मेजॉरिटी की हुकूमत के साथ आऊँ, तो वो इस इलेक्शन में नहीं तो अगले में एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आने का उनका पूरा चांस मौजूद था। पूरा चांस मौजूद था। क्यों? उस वक्त आपको याद है एक इलेक्शन होने की बात तय हो गई थी, ठीक है, और खान साहब नहीं माने, और दूसरी तरफ शहबाज साहब और ये सब समझ गए कि इस वक्त इलेक्शन खान को फ़ायदा देगा, उन्होंने इसलिए इलेक्शन को पोस्टपोन करवाया। आपने ये जो 16 माह की हुकूमत है, इससे पहले याद है वो मई में जो वाक़या हुआ था, उसके बाद मुज़ाकरात हुए थे। वैसे एक मेरा सवाल है थोड़ा छोटा सा, सर वैसे एक सवाल है कि हम जब बात करते हैं हाई वोटर टर्नआउट पे, तो हम यही क्यों समझ रहे हैं कि सर पीटीआई का ही वो वोट होगा? नहीं, ये नहीं सोच रहे, सोच हम ये रहे हैं कि देखें जो ट्रेडिशनल वोटर है, इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टियों के ट्रेडिशनल वोटर गए हैं। इसका मतलब उसमें भी हम ये नहीं कह रहे कि जरूर नून गई है। जब वो 10% 15% बढ़ेगा तो वो कौन बढ़ाएगा? वो बढ़ाएगा कि जो नाराज है, जो प्रोटेस्टेंट है, जो चाहता है कि मैं चेंज लाऊं, वो 10-15% के तौर पे ट्रेडिशनल वोट से बढ़ मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान में मुस्लिम जो बीएनपी मैंगल है उसको मार पड़ रही है, ठीक है ना, और बीएनपी मैंगल ने अलायंस कर लिया जेयूआई के साथ, खुशदार में उन्होंने बहुत बड़ा जलसा भी किया है। तो बलूचिस्तान में मुझे लगता है कि बीएनपी मैंगल और जेयूआई, इन दो पार्टियों के वोटर बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे। वहाँ पे तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पास इतना वोट बैंक नहीं है, वहाँ पे वो निकलेंगे। कराची में भी निकल सकते हैं। मेरे पास तीन पैनलिस्ट के तरफ से आ गए। अगर ट्रेडिशनल टर्नआउट रहता है 110, 105 टर्नआउट बढ़ता है तो सिचुएशन बदल सकती है। अब 3 पैनलिस्ट की राय मुझे और लेनी है, मगर मैं आप लोगों से आपने कहा ना सुहेल भाई साहब के, मैंने कहा कि अगर 60% पोलिंग ट्रेडिशनल टर्नआउट पे, तो आपने कहा ना कि उनके साथ, हाँ ट्रेडिशनल टर्नआउट, वही मैं कह रहा हूँ। या फिर बेनज़ीर शाह वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं, ले ले आप मेरा ऑप्शन ले ले। या फिर मैं ब्रेक पे जाता हूँ, आप ये कह सकते हैं कि जो शहजाद इकबाल कहेगा मैं नहीं, मैं ट्रेडिशनल टर्नआउट पे जो बेनज़ीर साहब कह रही है मैं उस पर चला जाता हूं। 105 साफी साहब, आपके मैं सीटों की तादाद आपसे बाद में पूछूंगा, 105 और 10 में क्या फर्क है? बहुत फर्क है ये बहुत इलेक्शन का, क्योंकि आप खैबर पख्तूनख्वा में भी इस वक्त अच्छी तरह जीत गए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, एक तो साफी साहब की पहले एनर्जी लो है, आप ऊपर से उन तक मेरा ना सवाल पहुंचने दे रहे हैं ना उन्हें बोलने का मौका पूरा कर ले, तो आपको कोई सवाल पूरा करना नहीं जा रहा। साफी भाई बोले, क्या हुआ है, क्या बोलूं? जो आप इस वक्त देख ही रहे हैं, ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल भी देख रहे हैं, पंजाब की सूरत हाल पर भी आपकी नज़र है, तो ये आपको क्या लग रहा है कि कल इलेक्शन में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्नआउट वाला इलेक्शन होने जा रहा है? ट्रेडिशनल इलेक्शन ये लग रहा है कि कल इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये बात हम में से किसी को नहीं पता थी, ये बात आपने बता दी। अब जो बात हमें पता है वो जस्ट लाइक अ वाओ, 30 मिनट बाद फरवरी आ गई है। मैं बता दूं कल फरवरी है, ये भी कल आपके प्रोग्राम में, सवाल कल आपके प्रोग्राम में आपको बता दूंगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें ले रही है। कितने बजे बताएंगे? मैं ये प्रोग्राम 12:01 तक करूंगा, 12:01 पर कल हो जाएगा, तो बता दीजिएगा। मैं इस ब्रेक पे जा रहा हूँ, उसके बाद आप जाके प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं।
ट्रांसमिशन में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। हम अपने नाजरीन को फिर बताते चलें, जब बात हो रही है अपने पैनलिस्ट से कि कल जब हम बैठे होंगे और इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए होंगे इस वक्त तक, तो वो क्या नताइज आए होंगे। जो ट्रेडिशनली टर्नआउट रहा है 50-52% के आसपास, उस पर पैनलिस्ट की राय है, बेनज़ीर शाह साहिबा की राय है 105 सीटें, सोहेल राय साहब की राय है 110 सीटें नून लीग की, 50-55 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हामिद मीर साहब की पहले राय थी कि जो सोहेल राय साहब की राय वही मेरी राय है, मगर फिर उन्होंने कहा कि उनकी राय वो है जो बेनज़ीर शाह साहिबा की राय है, यानी कि ट्रेडिशनल टर्नआउट रहता है तो 105 सीटें नून लीग की। शहजाद इकबाल साहब, आपको क्या लग रहा है? अच्छा, ये नब्ज़ बताने से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन आप साथ साथ ये भी बताएं कि अगर 60% से ज़्यादा होता है टर्नआउट तो फिर ये वाला तज्जिया गलत है। ये वाला तज्जिया गलत है, ये तीनों पैनलिस्ट की राय है। हाँ। मगर हमारा 2013 में गालिबन 56% का टर्नआउट था। नहीं, 2013 में 56% था, 2018 में 52%। तो 50 जब ज्यादा टर्नआउट हुआ है तो उसमें तो नून लीग को फायदा हुआ 2013 में, तो इस दफा ये ज्यादा टर्नआउट नहीं है। जब ये 60-65 जाएगा तो सिर्फ ये मसला सिर्फ नून लीग और पीटीआई का नहीं है, ज़्यादा टर्नआउट का फ़ायदा पीपल्स पार्टी को भी है, जमात इस्लामी को भी है, जेयूआई को भी है, बीएनपी मैंगल को भी है, एएनपी को भी है, सब पार्टियों को फायदा है। सब पार्टियों को, यानी डेमोक्रेसी का फायदा है ना। जितने लोग ज़्यादा बाहर निकलेंगे उतना ही इंक्लूसिव इलेक्शन होगा। अगर कम लोग निकलेंगे तो फायदा नून लीग को है। तो फायदा नून लीग को। हाँ जी जी। शाहजेब, अभी सोशल मीडिया पे बड़ा इंटरेस्टिंग ये हो रहा है कि कुछ देर पहले राजा बशारत साहब, जो कि रावलपिंडी के एक हल्के से उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट कर रही है, उनकी एक वीडियो आई जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुझे कहा है कि तुम दस्तबरदार हो जाओ, इलेक्शन का बाइकआउट कर दो क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और उसी के चंद मिनट बाद राजा बशारत साहब ने अपनी एक वीडियो बनाई और उन्होंने कहा ये जो पैगाम चल रहा है ये फेक वीडियो है और ये मेरा बयान नहीं है, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और मुझे भी किसी ने मैसेज किया कि एक दो और कैंडिडेट्स की शायद इस तरह की वीडियोस इस वक्त चल रही है जो कि फेक है, जो कि कह रहे हैं कि हम इलेक्शन से बाइकआउट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल इलेक्शन की आखिरी रात एक और मेरे ख्याल से टैक्टिक इस्तेमाल की जा रही है, नकालों से होशियार रही है जी। और मेरे ख्याल तरीके से आपने बना उसके कि हमारा कोई कैंडिडेट भी नहीं बदलेगा। हाँ। जो भी आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहा है। और ये तो अब ये कुछ फेक वीडियोस हैं जो कि कह रहे हैं कि बाइकआउट किया है। अच्छा, जहाँ तक प्रेडिक्शंस, मेरे ख्याल से नून लीग 90 to 92 सीट्स, 92.5 नहीं कहा, 90 से 92। पीपल्स पार्टी बिटवीन 55 to 58। लेकिन ये टर्नआउट नहीं, मैं बस ये हतमी राय है। ओह बस ठीक है सर। आपने देखा ये गोली चलाई है, ये तोप का इंतजार करता तो कल हो जाती फिर। तो पीपल्स पार्टी 50 to 58 और जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स हैं वो अराउंड 60 to 65। इंटरेस्टिंग जी। 60 आप दे रहे हैं पीटीआई को इंडिपेंडेंट्स जी। एमकेएम मुझे लगता है 8 से 10 और इसके अलावा शायद 15 से 20 आप कह सकते हैं कि दूसरे आज़ाद उम्मीदवार भी हों इसमें। महमल सरफराज, देखिए मुझे लग रहा है कि नून लीग के 95 to 100 और पीपल्स पार्टी बिटवीन 55 to 60। आपकी भी हतमी रहा या टर्नआउट इधर उधर हुआ? पीटीआई इंडिपेंडेंट तो बताएं, पीटीआई इंडिपेंडेंट तो बताएं कितनी? पीटीआई इंडिपेंडेंट्स का देखिए मसला ये है कि वो अगर मसला तो है, हमें पता है उनका मसला, आप नंबर बताएं ना। मसला तो 2 महीने से डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, साफी साहब तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे खबर ये आई है नहीं, खबर ऐसे आई है कि इमरान खान को रिलीज कर दिया है और वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और शायद कल वजीर आजम भी बन जाए। इतने मायूस बैठे हुए हैं। मुझे इसकी कोई साफी साहब अलग, वो वजीर आजम भी रहे, इस तरह बैठे हुए कि ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं, फैसला तो मैंने करना है। वो वजीर आजम ये तो ऐसे ही बातें कर रहे हैं, ये तो मुझे सारा पता है। वो अल्लाह का शुक्र है वो वज़ीर आज़म भी रहे, फ़ौज के साथ एक पेज पे भी रहे, उनके साथ बड़े सफ़ाक लोग भी उनके दस्तोबाजू बने रहे। और हमने ठीक है घरों पे हमले बर्दाश्त किए, सब कुछ बर्दाश्त किए, लेकिन इस मुल्क से न भागे और ना उनकी तरह किसी के साथ डील के लिए मेहनत की। तो अगर दोबारा भी वज़ीर आज़म बन जाए, और मैं तो ये कहता हूँ तो बनेगा दोबारा नहीं, अगर कभी सही रास्ते से, आवाम के रास्ते से आ जाएं तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। सानों की भाई ये बनता है या वो बनता है या वो बनता है, और गलत तरीके से और किसी के कानों पे सवार होके वो नवाज शरीफ आता है, वो बिलावल आता है, वो कोई और आता है, हम उसको उसी तरह डील करेंगे जिस तरह इमरान खान को डील करते हैं। 2018 में याद नहीं पड़ता कि साफी भाई की वैसे मुखालफत जो है मगर किसी हुकूमत की बहुत तरफदारी करते नहीं देखा मैंने साफी साहब को। तो वो तो 2018 में सिलेक्शन हुई थी, कल इलेक्शन होगा या सिलेक्शन होगी? जनाब आली, आप अपने मालूमात को देख के सिर्फ आज की नहीं, ये जो निगरान हुकूमत, ये दरमियान में जो 16 माह की हुकूमत थी, उसकी सबसे ज्यादा मुखालिफत किसने की है? वो तो बात। और ये जो अभी मुझे ताना दे रहे थे, वो मौलाना फजलुर रहमान जो मेरे उससे दोस्त मशहूर थे और पहले ये ताने देते थे, उसमें मेरे और मौलाना की बातचीत क्यों बंद हो गई?
हमारी दोस्ती क्यों खराब हो खैबर गई? पख्तूनख्वा में आपने तनकीद भी क्यों खराब हो गई? सेटअप पर ये तो कहकर जो तनकीद की कि हमारे मौलाना का उसूल- ये बोलना वाली तो बात के हमारे- केटीके सेटअप केपी में ज्यादातर लोग जो है किसी ना किसी पार्टी से वाबस्ता है, वो हमारे सलीम साहब उसूल के साथ अफराद नहीं के साथ नहीं बदलेंगे। अल्लाह करे इमरान खान को खुदा तौफीक दे कि वो जेन्युइन डेमोक्रेट बने और कठपुतली ना बने जिस तरह पिछली मरतबा थे। तो सबसे पहले हिमायत करने वाले हम होंगे। शहजाद इकबाल साहब जगह दिया आपने साफी से। मैंने जगह दी नहीं, मैं यही चाह रहा था सर। या चाहे दे सकता था अपनी सारी या ये सीटें बात आप कर सकता था। प्रेडिक्शन अच्छा एक मिनट मेवल, आपकी यही है या टर्नआउट बदला तो सीटें बदली? शहजाद के साथ शहजाद का? तत्वीर हाँ जी। है। कुरान में अल्लाह कहता है इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। तो कल तक इस टाइम तक सब्र करें, बेसब्र ना बने। आवाम जानना चाहती है ना, जो देख रही है इस वक्त हमें। आवाम जानना चाहती है तो आवाम को चाहिए कि कल घरों से निकले और अपने अपनी मर्जी के उम्मीदवारों को वोट दे। वाह वाह वाह, क्या बात किया सावी साहब आपने। हाँ, ओ कुर्बान। हम कौन सा रोक रहे थे लोगों को ना निकले घर से? हम भी कह निकले मगर साफी भाई सीटें तो तो बताए। भाई अभी शहजाद राय कह के गया है, डरा के नहीं हरा के जीतो। ये बड़ी खूबसूरत बहुत अच्छी लाइन क्या है। वन लाइनर देके गया है हाँ। शहजाद राय। डरा आमतौर पर के वन नहीं, लाइनर हरा- भाई के गानों में हरा बहुत के अच्छे जीतो। होते हैं, ये तो इंटरव्यू में भी देखे। डरा के नहीं हरा के जीतो। डरा के नहीं हरा के जीतो। भाई ये साहर वोटर के लिए शहजाद रॉय की लाइन है। मेरा ख्याल है अगला गाना ही आ रहा होगा, इसलिए उसका टीजर देखे गया। नहीं, वो इसलिए बहुत उसने अच्छी कहा लाइन है, डरा के नहीं हरा के जीतो। और उसने ये कहा और कि आपसे वोटर ये को कहते हैं हम कि प्रेडिक्शन नहीं, तज्जिया करवा के प्रोग्राम करो। नहीं प्रेडिक्शन तो हो गया मुझे वो देना यार वो prediction नजूमियों का- वो नजूमियों का तज्जिए काम- तज्जिए इतने टाइम से हमने कर लिए यार प्रेडिक्शन। वो नजूमियों का काम होता है। प्रेडिक्शन मेरे अलावा सब करेंगे। मैंने बहुत आप लोगों ने तज्जिए कर लिए। चलो आप और अब मैंने- मैं सीट पर बैठा हूँ, मैंने तो इसलिए जैसे prediction मैं चाह रहा हूँ की वैसे होगा। चलो। तो सबने कर दिया, अब आप भी करें। मैंने तो कोई प्रेडिक्शन नहीं नहीं की। कॉल ऑफ सब पहले बड़ाई साहब के साथ हुए, ओ, फिर मैंने मेरे शीशा साहब के तो साथ दो हुए, ऑप्शन प्रेडिक्शन से दिए पीछे हट गए। हैं, 2 ऑप्शन दिए हैं मैंने। जी देखिए हर काम का आगाज अपने घर से और अपने आप से किया जाता है, तब दूसरों से कहा जाता है। आप तो बड़े दीनदार आदमी भाई हैं। वही राय है जो तो पहले आप करें सर, फिर मैं दूसरों कर से रहा हूँ। बताओ। सर आपने हुक्म किया, मैं मना कर सकता हूँ। मेरी वही राय जो कि सुहेल बड़ाई साहब की राय है, मगर मुझे नहीं लग रहा कि टर्नआउट बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली ऐसा हाई होने वाला है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। मुझे लग रहा मेरी है वही राय है जो आपकी राय है। कि बहुत आला। वाह वाह। कमाल कर दिया। जी बेनजीशा साहब, टर्नआउट आपको लग रहा है कि कोई ऐसी, क्योंकि आप लाहौर से आ रही हैं, कोई ऐसी पल्स आपको लगी है कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली लेकिन टर्नआउट? दोनों अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि दोनों किस्म की आपको वहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ वोटर्स बड़े आपको मायूस लग रहे हैं और ये सिर्फ पीटीआई के नहीं है, मुस्लिम लीग नून के भी हैं, जिनको लगता है कि उनकी पार्टी ने तो जीतना ही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम निकले वोट डालने। कुछ जो है वो बड़े मोटिवेटेड हैं, पीटीआई के जो हैं वो बड़े मोटिवेटेड हैं। उन्होंने पूरा निकाला हुआ है कि उनका कौन उम्मीदवार होगा, किस हलके में, उनका वो ऐप बनी हुई है, उनको पता है। तो दोनों किस्म के अभी इस वक्त आप ट्रेंड देख रहे हैं। ज़्यादातर लाहौर में बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेशन देख रही थी जब मैं आने से पहले पीटीआई के जो वोटर्स थे, सपोर्टर्स के। लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि ज़्यादा वोटर्स इस बार निकले। एक बहुत अच्छी चीज़ जो ये है कि इस बार जो हमारे रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो हमारी आबादी के about 53% है, और ये एक बड़ा अच्छा इंडिकेशन है। ख़वातीन बहुत ज़्यादा इस बार रजिस्टर हुई हैं, तो ये भी अच्छे इंडिकेटर्स हैं। अब देखिए वैसे आपने बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं जी कि इंशाल्लाह ताला हम कल बड़ी तादाद में निकलेंगे। और ये सिर्फ लाहौर से नहीं मैसेज आ रहे, बहुत अच्छी बात है, निकलना भी चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादातर अच्छी मैसेज जो है वो KPK से और बलूचिस्तान से आ रहे हैं। और वो लोग कह रहे हैं हमारा ताल्लुक ना मुस्लिम लीग नून से है, ना पीपल्स पार्टी से है, ना PTI से है, उनका ताल्लुक और जमातों से है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से निकलेंगे कल और वोट डालेंगे, और जो आप कह रहे हैं हम इंशाल्लाह ताला आपको सच्चा साबित करेंगे। और भाई साहब आपसे कोई 1 महीने पहले आपने कहा था कि 10% चांस है इस बात का, क्या अलग से कोई चीज़ हो जाए। अभी भी आपको लगता है वो 10% ही है? आपके ख्याल में कम एक्सपेक्टेशन है इस बात की जब आप कहते हैं कि नहीं, अभी भी 10%। अभी भी 10% ही है कि एक बिल्कुल ही ट्रेडिशन से हट के टर्न आउट हमें नज़र आ जाए? असल में बात यह है ना कि जो अर्बन मिडिल क्लास है, जो कि ट्रेडिशनली जो कि सारी गुफ्तगू करती है, जो लोगों को मुतासर करती है, उसका बड़ा मुअस्सर ग्रोह जो है वो प्रो PTI हो चुका है पंजाब के अंदर। तो उसकी वजह से उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत है, ख़ासकर सोशल मीडिया पे और सोसाइटी के ऊपर। लेकिन उनमें से कितने उस दिन जुर्रत करके बाहर निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, ज़ाहिर है इसका कोई पैमाना नहीं है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि 10% इसका चांस रखना चाहिए। सर ये जो एक और बात बेनज़ीर शाह साहिबा ने की है, उस कमेंट भी करें सवाल के साथ। ये बेनज़ीर ने एक बड़ी अहम बात की है कि चले सवाल
मैं सवाल बेसिकली तो आपसे ही करना चाह रहा हूँ शाहजेब, क्योंकि फिर मुझे सवाल करने नहीं तो फिर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि यहाँ पे देखिए, अभी जब बिलावल साहब भी थे, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब, हम सब इस बारे में बात कर रहे हैं कि अगर नून लीग जीत जाती है तो वज़ीर आज़म कौन होगा, चीफ मिनिस्टर कौन होगा। लेकिन मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि अगर नून लीग जीत जाती है तो शाहजेब आपके ख्याल में उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर किसको होना चाहिए? फिर तो जो शोबिस वालों को जवाब देते हैं या फौरी जवाब देते हैं, या फिर जो आपने जिक्र किया है जर्नलिस्ट को एग्जैक्टली मैं कल यही की बात कर रहा था ये कि जब भी पार्टी का मौक़िफ़ लेना हो, पार्टी पर क्रिटिसिज्म आए, नवाज शरीफ साहब पर आए, मरीम नवाज पर आए, शहबाज शरीफ साहब पर आए, तो मेरी टॉक शो की बात नहीं हो रही है इस वक्त। शहजाद इकबाल का टॉक शो, आपका टॉक शो, फ़खर दुरानी जैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट गायब होती थी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा आपको अवेलेबल नहीं होती थी। कल उन पर तनकीद हुई, उन्होंने आपको मैसेज किया मेरा दिफा करें, आपको मैसेज किया मेरा दिफा करें, साफी साहब को मैसेज किया मेरा दिफा करें, आपको मैसेज किया मेरा दिफा करें, नून लीग वालों को, और जाते जाते मैं एहसन खान साहब ने बताया, उन्होंने भी मैसेज किया था कि मेरी तारीफ कर दे। अपने ऊपर तनकीद आई है तो उन्होंने कोई बंदा नहीं छोड़ा कि जाके मेरी तारीफ करो, मेरा दिफा करो। उन्होंने दिफा किया। तो यही मसला है कि पार्टी के लिए देखिए शाहजेब, आपको पता है नून लीग में दो सियासी राय होती है, एक नवाज शरीफ साहब की, एक शहबाज शरीफ साहब की, एंड दे आर पोल्स अपार्ट। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब भी मुतमईन है, नवाज शरीफ साहब भी मुतमईन है मरियम साहिबा से, तो उसका मतलब वो कोई ना कोई ये तो मैं कह रहा हूँ कि बेहतर काम कर रहे हैं। पता है कि क्या यही तो मेरा कल मौक़िफ़ था कि उन्हें पता है ये इतनी फैमिली ओरिएंटेड पार्टी है कि उन्हें पता है मेरे 3 लोगों को। देखिए उसकी एक वजह ये भी है कि मरियम औरंगज़ेब साहबा से आप इख्तिलाफ करें, मैं इख्तिलाफ करूँ, हमें इख्तिलाफ करने का हक हासिल है। जैसे मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम प्रोग्राम करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, जिसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। वो इन्फॉर्मेशन आप किसी भी इदारे के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से पूछ लें, उससे पूछ लें, वो बहुत मुश्किल है मिलना वर्जन। देखिए मसला ये है कि क्यों शहबाज शरीफ साहब ने ऑन एयर उनकी बात की है, ठीक है, और नवाज शरीफ साहब भी और मरियम साहबा भी, मरियम नवाज शरीफ साहबा उनकी क्यों सपोर्ट करती हैं। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जो उनकी जो मीडिया कैंपेन चली है PMLN की, वो इम्प्रेसिव थी कि नहीं थी? क्या इम्प्रेसिव थी उसमें? तो थी तो फिर अच्छा, तो फिर आप मुझे बताएंगे फिर मतलब अगर आपने कोई डिफेंड करना है तो मैं कह रहा हूं आपके टॉक शो में कितनी दफा आई थी वो जब इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, लेकिन मेरा तो पर्सनल इशू नहीं है ना उसके साथ। मेरा भी कोई पर्सनल इशू नहीं है भाई, मेरा क्यों किसी से पर्सनल इशू होगा? आपसे सवाल है, मैंने क्या करना है, अभी आके अपना मौका दे दे, आके ज्वाइन कर ले। मेरा सवाल है, एक सवाल है मेरा आपसे कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, वो मरियम औरंगजेब को सपोर्ट क्यों करते हैं? तो मैंने आपसे यही कहा कि मेरा तो कल से मौक़िफ़ ये है कि ये इतनी फैमिली ओरिएंटेड पार्टी है कि उसमें आपने 3 लोगों को मुतमईन करना है, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर 3 लोगों का होना है, बाकी का नहीं होना जी। इसमें एक और भी है कि खुद नवाज शरीफ ने कितने इंटरव्यू दिए, खुद मरियम नवाज ने कितने बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दिए, असल शाहाना रवैया तो उसकी क़यादत का भी है। दूसरा, अब ये पता नहीं मरियम औरंगज़ेब साहबा के पास क्या गिदड़ सिंगी है, लेकिन ये शायद वाही मुस्लिम लीग की लीडर है कि जिन पे दोनों कैंपों का इत्तेफाक है, यानी नवाज शरीफ के कैंप का भी और अच्छा तीसरा कैंप और शहबाज शरीफ का भी। अच्छा, वोटर के लिए मैसेज देना है आपने, ट्रांसमिशन खत्म होने से पहले वोटर साफी साहब ने अपनी प्रेडिक्शन शाहजेब खानजादा की राय से इत्तेफाक किया। मगर अब जो काफ़ी सारी बातें तय हैं, मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐसा नहीं है कि इलेक्शन से हमने उनसे बिल्कुल आखिरी इंटरव्यू उनका था, वो कॉन्फिडेंट नजर आए हैं, कैंपेन भी नहीं, उसकी बातों में एक मैसेज नहीं था, मगर इस बात में भी कॉन्फिडेंट थे। लाजमी नहीं था कि वो इस बात पर आज भी कमिट करते, वो इलेक्शन से कुछ टाइम पहले भी कमिट कर गए कि इनके साथ नहीं चल सकते, यानी कि मखलूत हुकूमत पीपल्स पार्टी किसी सूरत बनाने को तैयार नहीं है नून लीग। मेरे ख्याल में तो उन्होंने किसी हद तक इशारा दिया उनके साथ जाने का। नहीं देखें, बड़ी वाज़ेह है, अगले सेटअप में बिलावल भुट्टो अपोजिशन लीडर होंगे। और बिलावल भुट्टो के अपोजिशन लीडर होने का मतलब ये है कि ये PTI भी वहाँ बैठी होगी, और ज़ाहिर है चूँकि सीटें पीपल्स पार्टी की ज़्यादा होंगी तो लीडर ऑफ द अपोजिशन बिलावल भुट्टो होंगे और PTI उनके साथ होगी। तो ये एक नई सियासत जो है इसका फैसला कल पाकिस्तान की आवाम ने करना है, हमने कोई फैसला नहीं करना। जी ठीक है। और हाँ, एक लिहाज से ये जब इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो जाती है तो ये हमारे इस तरह की पोल और ये चीज़ें लोगों की राय पे असरअंदाज नहीं होती। और क्या आपको यकीन है कि कल इंटरनेट डाउन नहीं होगा? होना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादती होगी कल, बिल्कुल इंटरनेट डाउन होना चाहिए, लोगों को बाकायदा तौर पर इंफॉर्मेशन तक भी एक्सेस होनी चाहिए। ये काम जो हो रहा है उसका क्या किया जाए? तो कह सकते हैं कि डाउन नहीं होना चाहिए, मछलियाँ तार काट गई तो उनसे कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे? नहीं, इस काम का क्या किया जाए? ये जो अभी पिंडी के वो
क्या नाम है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पिंडी राजा बशारत वाला, राजा बशारत Deepfake, वाला बताया ना उन्होंने। डीप फेक की ये जो ऐसे- चीजें बन रही है, ये तो कल पता नहीं कितनी बनेगी। उधर इंडिया बीच में कूद पड़ा है। तलत हुसैन साहब की ट्वीट आपने देखे होंगे। देखी मैंने, क्या जो सोशल मीडिया पर के हवाले से उन्होंने बात की और इंटरनेट के हवाले से। मगर बेनजीर फैक्ट चेक करेंगी। एक और अहम श्रीवास्तव सवाल को है भी कल सिलवाई साहब, करेंगे स्टेबिलिटी। हमें स्टेबिलिटी मिलने जा रही है इस मुल्क में, इस्तेकाम मिलने जा रहा है, नहीं मिलने जा रहा? नहीं, देखिए हम बड़े क्रिटिकल होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आम तौर पर, और ज़ाहिर है उनका चूँकि रोल जमहूरियत की इस्तेकाम के हवाले से माजी में बहुत रहा है, लेकिन अब लगता है कि देखें इस्टेब्लिशमेंट की काफ़ी अरसे से जनरल बाजवा और जनरल आसम मुनीर का जो फोकस है वो डेफिनेटली इकॉनमी है। और क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रहा था कि बहुत सी बातें होंगी जनरल बाजवा और इमरान खान में इख्तलाफात, लेकिन बुनियादी बात यही थी कि एक जो इकनॉमिक परफॉर्मेंस थी उससे वो टोटली डिससेटिस्फाइड थे, और यही आगे चल रही है बात। अब भी जो सबसे बड़ी दलील एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दी जाती है वो ये था कि अगर इमरान खान रहता तो हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाते और भी ख़तरनाक जो है मामला चले जाते। तो और ये है जी, शिदात कह मैंने रहे कहा हैं एक अहम खबर है, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसने ये खबर जारी की है, क्योंकि कुछ देर पहले सोशल मीडिया पे एक और ऑडियो लीक चल रही थी, इमरान खान से मंसूब किया जा रहा था कि उन्होंने कहा है हम इलेक्शंस का बाइकआउट कर रहे हैं। तो इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब का ये बयान आया है कि वो जो लीक ऑडियो है वो जाली है, कोई ऐसी जो है इमरान खान ने अपनी राय नहीं दी है या ये हिदायत नहीं दी है कि हम इन इलेक्शन का हालात को बाइकआउट तो करें। देख के मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा कि नहीं, और दूसरा एक सेकंड। ये सोशल मीडिया कल के लिए बंद किया जाए अगर यही और दूसरा ये कि जो राजा बशारत साहब की वो जो फेक वीडियो थी जिसमें वो कह रहे थे कि वो ट्वीट किया गया था कि वो बाइकआउट का ऐलान कर रहे हैं, उसको मरियम नवाज साहबा ने भी रीपोस्ट किया था, तो जो कि क्या बाद में बशारत साहब ने कहा कि फेक ऑडियो। शिदात साहब, इसका मतलब ये है कि ये जो इस वक्त डीप फेक चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डिसइंफॉर्मेशन चल रही है, इसका टारगेट पीटीआई है? बाजार तो यही लग रहा है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब का ये बयान आया कि जो लीक्ड ऑडियो है इस वक्त इमरान खान ये साहब दो की वो जो है, जाली दो है, का ऐसी कोई टारगेट हिदायत तो नहीं दी गई PTI कि हम तो इलेक्शन का पहले बाइकआउट कर जो रहे हैं। पीटीआई हथियार इस्तेमाल करती थी अब वो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। जी ऐसा ही लग रहा है। शुक्रिया। हमारे जी भाई साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा। आप एक बात कर रहे थे स्टेबिलिटी की बात। जी मैं मतलब ये है कि अब सारे स्टेक होल्डर जो है उनका फोकस यही है। आप अगर देखें ना तो जैसे जब इमरान खान साहब आए थे तो उस वक्त क्या बात की जाती थी कि जी अगर पाकिस्तान को आपने मुआशी तौर पर मजबूत करना आपसे है, सवाल करके वो खुद मैसेजिंग कर रहे हैं। सियासी तौर पर मुस्तहकम करना है तो इसको लंबा चलाना है। अब भी यही बात हो रही है। जैसे वो कल हम बात कर रहे थे ना कि जी 6 साल बाजवा साहब, 6 साल फैज़ हमीद साहब, इसी तरह आगे उन्होंने इमरान खान को रखना था। अब भी यही बात चल रही है कि एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत लाई जाएगी और उसको फ़ौज और जो अदलिया हैं वो सपोर्ट करेंगे। और ज़ाहिर है उनकी अच्छी इंटेंशन होंगी, और अच्छी इंटेंशन उनकी यही है कि जी हम मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेकाम लाना चाहते हैं। लेकिन चूँकि हमें इन तरह बार बार के इन तजर्बों से ये हम उनके नाकद भी रहे हैं, और हमें ये लगता है कि अगर सियासी इस्तेकाम नहीं आता तो मुआशी इस्तेकाम भी नहीं आता। वैसे ये बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल मईशत आप- की बात हो शाहज़ेब रही साहब, है। चलते एक छोटी सी बात शाहज़ेब। मैं शेयर करूं। मुझे एक मैसेज आया, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। वैसे मुझे बाद में, मगर मैं एक नाज़रीन आपको बहुत बहुत आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने कल ज़रूर वोट डालना है। हाँ। ज़रूर वोट डालना है। वोट डालने के मेरा लिए वोट- निकलना है। 8 बजे वोट शीटिंग शुरू होगी, 5 बजे तक जारी रहेगी। हम फिर आपके साथ मिलेंगे, ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद होगा कल के दिन। आप कल ज़रूर वोट डालिए।